चले हम आज की अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज हमारी सेकंड क्लास है क्रिएशन, किस तरह से हमने करनी है अकाउंट की, हाउ टू क्रिएट अ रिवॉर्ड अकाउंट, और उसकी कौन कौन सी हमने सेटिंग्स करनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, पहले क्लास को समझिएगा ताकि आपको आफ्टर क्लास जब आप खुद इसके ऊपर प्रैक्टिकल करें आपको ऐसा कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आज की क्लास में हमने इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस करनी है। 6 टॉपिक्स है, वन बाय वन सारे आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं जिसमें है हमारे पास चेक एलिजिबिलिटी फॉर क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, एज, फॉलोअर्स, वीडियो व्यूज, पॉलिसी, कंपाइलेंस। ठीक है, अब हमने कल की क्लास के अंदर तो इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की हुई थी कि टिकटॉक क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम पे काम करने के लिए फॉलोअर्स हमें कितने चाहिए। ठीक है, 10,000 हमारे अकाउंट के ऊपर फॉलोअर्स होने चाहिए। हमारी एज जो है अकाउंट के ऊपर 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमें 1 लाख वीडियो व्यूज़ चाहिए। ये तो हमारा बेसिक क्राइटेरिया था जो कि हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि पॉलिसी कंपाइलेंस क्या चीज़ है, ताकि हम जब भी टिकटॉक पे काम करने जाएँ, यूजुअली लोग जब टिकटॉक पे काम करने जाते हैं उनको यही नहीं पता होता कि भाई क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। फिर क्या होता है, उनको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी बेसिकली सबसे पहले नंबर पे अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपको मैं एल्गोरिदम के बारे में समझाऊँगा कि भाई हमने इसको किस तरह से स्टडी करनी है इसकी, और कैसे हम जो है इन सारे मामलात को डिस्कस करने के बाद जो भी टिकटॉक की पॉलिसीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने अपनी वर्किंग आगे कंटिन्यू करनी। सबसे पहले नंबर पे हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास प्रोहिबिटेड कंटेंट। अब प्रोहिबिटेड कंटेंट्स हमारे पास कौन-कौन से हैं? जैसे हमारे पास मल्टीपल फॉर्म्स हैं। सबसे पहले नंबर पे है हेट स्पीच, जिसमें कोई ऐसा कंटेंट जिसमें रेसिज्म के ऊपर बात हो रही हो, किसी रिलीजन के ऊपर बात हो रही हो, किसी जेंडर के ऊपर बात हो रही हो, या डिसएबिलिटी के ऊपर बात हो रही हो, या सेक्सुअलिटी के ऊपर बात हो रही हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ये शीट की एक्सेस भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। रेसिज्म के ऊपर बात हो रही हो, रिलीजन में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई कोई भी, हम वैसे मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक बंदा अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है तो उस तरह के कंटेंट के ऊपर भी टिकटॉक आपको वायलेशन देगा। या किसी के स्पेसिफिक जेंडर के ऊपर कोई बात होती है, या इस तरह की जो है हेट स्पीच वाली वर्डिंग यूज़ हो रही है, तो उसके ऊपर भी टिकटॉक आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस देगा। डिसएबिलिटी के ऊपर किसी की मतलब खामियां या कोई इस तरह की डिसएबिलिटी, जैसे कि कोई बंदा माजूर है, इस तरह की चीज़ है, तो उसके ऊपर भी इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर भी मजाक बनाना या कुछ इस तरह की वीडियोस बनाना, उसके ऊपर भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है? फिर इसके बाद सेक्सुअलिटी, एज यू नो, आप सबको ये पता है कि सेक्सुअलिटी किस तरह के कंटेंट्स होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया वॉयलेंस एंड थ्रेट्स। अब वॉयलेंस एंड थ्रेट्स में सबसे पहले नंबर पे ग्राफिकल वॉयलेशंस या ग्राफिक वॉयलेशंस, जिसमें मारधाड़ हो रही है, ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, कार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, तब आपके अकाउंट्स के ऊपर या तब आपके कंटेंट्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये सबसे पहले आपको ये चीज़ बताने का मकसद क्या है कि आप सब अपने जहनों में ये चीज़ बिठा लें आज की क्लास के बाद से, कि मोहसिन भाई ने हमें ये जो सारे पॉइंट्स बताए हैं, हमने इन कंटेंट्स की तरफ या इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी कंटेंट रिसर्च करनी है आगे जब हमने करनी है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है डेथ थ्रेट्स। ठीक है, डेथ थ्रेट्स होंगे आपके कंटेंट में। ठीक है, या किसी को धमकियां दे रहे जान से मारने की। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज अक्सर वीडियोस के अंदर लोग बोल रहे होते हैं आई विल किल यू, वट एवर, जो भी इस तरह की वर्डिंग होगी, इस तरह के कंटेंट के ऊपर भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। ये कम्युनिटी गाइडलाइन में ये चीज़ है जिसको हमने अवॉइड करना है। टेररिज्म है। अब रिसेंटली जो ये ईरान की और ये इसराइल की जंग हो रही थी, लोगों ने क्लिप्स लगाए थे, इनको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई थी, क्योंकि इस तरह की टिकटॉक जो है इन्वायरमेंट को प्रमोट नहीं करता अपने प्लेटफॉर्म पे। फिर इसके बाद ग्लोरीफाइंग डेंजरस एक्ट। डेंजरस एक्ट में लेट्स सपोज कि कोई खुद को जान से मार रहा है या कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है जिससे उसके मतलब उसको चोट लग रही है, इस तरह की जो भी कंटेंट्स हैं जिसको वो अहमियत दे रहे हैं, या लोग जो है इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी टिकटॉक पाबंदी लगाता है, अलाउ नहीं करता। हमने इस कंटेंट के ऊपर भी काम नहीं करना होता। ठीक, फिर इसके बाद है हेरेसमेंट एंड बुलिंग। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, टारगेटेड इंसल्ट्स। लेट्स सपोज आप जो है किसी को पॉइंट आउट करके, या आपके कंटेंट में आपने कोई भी एक क्रिएटर निकाला हुआ है, हम कहते हैं कि भाई दी रॉक है, वो एक क्रिएटर है, और वो किसी को पॉइंट करके इंसल्ट कर रहा है किसी की, हम कहते हैं कि वो इलोन मस्क की इंसल्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह के कंटेंट के ऊपर भी फिर हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। फिर इसके बाद डॉक्सिंग है। कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स किसी के आप पब्लिकली दिखा रहे हो, जैसे किसी का आईडी कार्ड हो गया, किसी कंपनी की प्राइवेट डिटेल्स हो गई, गवर्नमेंट की कोई प्राइवेट डिटेल्स होंगी, तो इस तरह के कंटेंट्स के ऊपर भी आपको वायलेशंस फेस करना पड़ती हैं। फिर इसके बाद है सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है,
ये भी आप सबको मुझसे बेहतर ही पता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट टाइप कंटेंट्स होंगे तो उनके ऊपर भी आपको प्रॉब्लम्स। फिर हमारे पास हमारा नेक्स्ट फॉर्म आ गई जो कि टिकटॉक कहता है कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म पे ये प्रोहिबिटेड कंटेंट्स है, जिसमें एडल्ट न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट। अगर आपका कंटेंट इस तरह का होगा जिसमें पोर्नोग्राफी, फिर हमारे पास सेक्सुअल तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, तो टिकटॉक आपको डायरेक्ट बैन करेगा। इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है टिकटॉक के। लेकिन ये कि लोग मैं ये प्रमोट नहीं करता, ना ही मैं ये कहूँगा कि आप सब कोई भी इस तरह के कंटेंट पे काम करें। अक्सर औकात क्या होता है कि लोग फीमेल्स की वीडियोस लगा के कहते हैं कि भाई जल्दी व्यूज़ आ जाते हैं, तो हम उन पे काम कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बड़े रिसोर्सेज जो कि हम आगे क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, हम वो वेज यूज़ करेंगे जिससे हमें जो है हमारी आखिरत के ऊपर भी ऐसा कोई जो है इम्पेक्ट ना आए। लोग जो है कहते हैं कि भाई व्यूज़ लेने, तो अब लड़कियां उठा के लगा और व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह का काम हमने नहीं किया। फिर इसके बाद है प्रोहिबिटेड कंटेंट की लास्ट फॉर्म, जिसमें है सुसाइड या हार्मफुल एक्टिविटी, जिसमें सेल्फ हार्म है। कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो कि सुसाइड कर रहा है। अक्सर आपने देखा होगा इस तरह की जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर चल जाती है, लेकिन टिकटॉक अपने प्लेटफॉर्म पे ये नहीं चलने देता है। इसमें है हम अगर किसी सुसाइड एक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं या इनकरेज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ईटिंग डिसऑर्डर है, खाने की बर्बादी या इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो उसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर इसके बाद है सेल्फ हार्म, खुद को कोई कट्स लगा रहा है या कोई ऐसा कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसके ऊपर हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। ये वो कंटेंट्स हैं जो कि अक्सर औकात लोग अपनी वीडियोस में या अपने कंटेंट्स में ध्यान में नहीं रखते। एट द एंड कहते हैं कि भाई हमारा अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो गया है, या हमारे अकाउंट शेडो बैन्स हो गए हैं, या फिर ये कि हमें डायरेक्ट टिकटॉक ने बैन कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट प्रोहिबिटेड कंटेंट्स, इस चीज़ के ऊपर आपने ध्यान रखना है कि हमने इन फॉर्म्स की तरफ नहीं जाना। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया डेंजरस एंड इलीगल एक्टिविटीज़, जिसमें प्रमोटिंग ड्रग यूजेस, ठीक है। कोई कंटेंट ऐसा जिसमें ड्रग है, अल्कोहल है, तंबाकू है, इस तरह की चीज़ों को जो प्रमोट कर रहे हैं, उस तरह के कंटेंट के ऊपर भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है। हमने इसी वजह से ऐसे कंटेंट को अवॉइड करना है। फिर इसके बाद है इनकरेजिंग थीफ, हैकिंग्स या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या क्रिमिनल बिहेवियर्स को प्रमोट कर रहे हो आप या इनकरेज कर रहे हो, तो उनके ऊपर भी आपको ये फेस करना पड़ सकती है। लेट्स सपोज आपका कोई कंटेंट ऐसा है जिसमें अक्सर औकात यूट्यूब पे आपने देखा होगा जो कि थीव्स के ऊपर उन्होंने बनाई होती हैं कि ये कैमरा ने रिकॉर्ड किया, इस तरह से थीव ने चोरी की या चोर ने ये चोरी की, ठीक है। उस तरह की रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, जो कि बनी होंगी कैमरा से, ठीक है। तो वो कंटेंट यहाँ पे प्रमोटेबल नहीं है। और हैकिंग एक्टिविटीज़ के लिए के अकॉर्डिंग भी आप कोई चीज़ यहाँ पे सिखा रहे हो, या आप कोई भी वीडियो उठाइए जिसमें वो हैकिंग के बारे में सिखा रहा है, तो उस पर भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्रिमिनल बिहेवियर्स, एज सच आप कोई क्रिमिनल कंटेंट लगाती हो तो उसके ऊपर भी आपको प्रॉब्लम आएगी, जिसमें कोई रूल ब्रेक हो रहे हैं या जो है कोई जेल के क्लिप है या किसी क्रिमिनल के ऊपर जो भी वाट एवर है उसके ऊपर भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिर इसके बाद शेयरिंग और सेलिंग वेपन और एक्सप्लोजिव, आप अगर आपके कंटेंट के अंदर वेपन्स दिखाए जा रहे हैं, गन्स हैं, ठीक है, गन्स चल रही हैं या दिखाई जा रही हैं, या फर्दर जो भी एक्सप्लोजिव आइटम्स हैं वो आपके कंटेंट के अंदर, तो फिर भी आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं डेंजरस एंड इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर, चैलेंज और स्टंट दैट में कॉज हार्म। ऐसी कोई चीज़ जिसमें कोई एक स्पेसिफिक क्रिएटर किसी दूसरे को चैलेंज कर रहा है कि भाई तू जा बिल्डिंग के ऊपर और वहाँ से कूद जा, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है, क्योंकि ये सेल्फ हार्म के अंदर ही आ जाती है। इस तरह के कंटेंट के ऊपर भी टिकटॉक हमें वायलेशंस देती है। अकाउंट क्रिएट करने से पहले हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ना कि हम अकाउंट क्रिएट करके कंटेंट लगा रहे हैं और एट द एंड हमें जब उस पे प्रॉब्लम्स आए और हम कहें कि भाई ये प्रॉब्लम हमारी इस वजह से बनी है, वो 1.5 माह 2 माह जो भी आपने मेहनत की वो सारी ज़ाया होने से पहले आप पहले से ही इस चीज़ के ऊपर अपनी इतनी ग्रिप बना लो, या आपको पता हो कि मैंने क्या करना और क्या नहीं करना, ठीक। फिर इसके बाद मिस इन्फॉर्मेशन, कोई फेक न्यूज़ है, कोई फेक मेडिकल एडवाइस है, या कोई फेक इस तरह की पॉलिटिकल न्यूज़ है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज हम कहते हैं कि कोई फेक मेडिकल एडवाइस के अंदर रिसेंटली क्या हुआ था, कोरोना वायरस के ऊपर हम कहते हैं कि भाई ये इस तरह से आप घर में ये रेमेडी यूज़ करो तो कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है तब भी टिकटॉक आपको वायलेशन देगा, क्योंकि आप फेक मेडिकल एडवाइसेस दे रहे हो जिससे किसी की भी हेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। फिर पॉलिटिकल इन मिस इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन में हम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमने कोई फेक डॉक्यूमेंट्री बना दिया है, या फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से बोला या इस तरह से किया, वटेवर जो भी, उसके ऊपर भी हमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। फिर इसके बाद डीप फेक वीडियोस, उसके ऊपर भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, ठीक है। हमने इस कंटेंट के ऊपर भी काम नहीं करना, ठीक है, ताकि हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जिसमें
स्पैम, स्कैम और फ्रॉड्स, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन स्पैमिंग कर रहा है किसी एक चीज़ की, या कोई एक चीज़ जो जो वो स्पैमिंग कर रहा है, लेट्स सपोज स्पैमिंग के बारे में आपको मैं आगे बताता हूँ कि यूजुअली अकाउंट्स के ऊपर आप सब स्पैमिंग क्या करते हैं, जिस वजह से आपको शैडो बैन की प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, आपके अकाउंट्स के ऊपर व्यूज़ नहीं आते, या फिर आपके अकाउंट के ऊपर फर्दर एक्टिविटीज़ टिकटॉक डिटेक्ट करने के बाद जो है आपके अकाउंट को बैन कर देता है। वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसमें डायरेक्ट आपको उन्होंने बोला कि भाई बैन है, या जिसमें है फेक गिव अवेज़, आप अगर कोई फेक गिव अवेज़ वाला कंटेंट है वो लगा रहे हो, हमने बेसिकली किसी का भी गिव अवे वाला कंटेंट उठाना ही नहीं है, क्योंकि जो क्रिएटर गिव अवे दे रहा है उसने ऑलरेडी अपने यूट्यूब पे वीडियो लगाई हुई है, और वो यूट्यूब पे गिव अवे किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को दे चुका है या दे रहा है, हम उसकी वीडियो यहाँ पे लगाएंगे, हमारा फेक अकाउंट है या फेक कंटेंट है, तो उस पर हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। फिर हमारे पास है पिरामिड स्कीम्स, कोई भी ऐसा हम कुछ स्कीम है कि भाई इसमें इन्वेस्ट करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो ये सारी चीज़ें हमने नहीं करनी, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। फिर हमारे पास आ गया रेगुलेट गुडनेस, जिसमें हमारे पास है कि टिकटॉक बैन्स प्रमोशन ऑफ, अगर आप गन्स, ड्रग्स, अल्कोहल, फिर इसके बाद गैम्बलिंग, जुए को प्रमोट कर रहे हो, या आप अडल्ट सर्विसेज को इस तरह की दे रहे हो, ठीक है, जिसमें सारे फहरिस्त ओनली फैंस हैं आप सब एज यू नो, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, या इंस्टाग्राम पे ये यूजली चीज़ें चलती हैं, लोग जो है वहाँ पे इस तरह की सर्विसेज देते हैं, एज सच यहाँ पे आप कोई एक्टिविटी करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करना है। फिर इसके बाद है इन्फोर्समेंट एंड अपील्स। अब यहाँ पे चीज़ क्या होती है, जो भी मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स बताएंगे किस तरह से टिकटॉक चेकआउट करता है, सबसे पहले नंबर पे एल्गोरिदम बेस ये चेक होती हैं, टिकटॉक अपने एआईज के थ्रू इस चीज़ को वेरीफाई करता है, और सम टाइम ह्यूमन बेस्ड भी इनके रिव्यूज़ होते हैं। अब ह्यूमन बेस्ड में ऐसा उतनी जो है ही इम्प्लीमेंटेशन है टिकटॉक के पास, या उतनी बड़ी टीम नहीं है कि वो हर एक अकाउंट के ऊपर ह्यूमनेटिक फॉर्म पे उसको चेकआउट करे और बोले कि भाई हाँ ये जो भी फर्दर स्पेसिफिक पर्सन है वो बिल्कुल ठीक है और इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम जब अपील्स करते हैं, टिकटॉक से टिकट लेते हैं, ये टिकट क्या चीज़ होती है वो भी आपको आगे क्लासेस में समझाऊंगा। टिकट के थ्रू हम स्पेसिफिकली डायरेक्ट टिकटॉक की टीम के साथ बात कर सकते हैं और अपने अकाउंट्स के बारे में पूछ सकते हैं उनसे, ठीक है। फिर इसके बाद है, इसमें जो भी हमारी चीज़ होती है, जो एआई या ह्यूमन ऑब्जर्व करता है, वो हमारे या तो कंटेंट को रिमूव कर देगा, या फिर हमारे फीचर्स कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, या हमें बोलेगा कि भाई आप अपलोडिंग नहीं कर सकते, आपका अकाउंट शेडो बैन है, या आप इतने दिन के लिए अपने अकाउंट को जो है नहीं जो एक्सेस कर सकते, वट एवर जो भी है इस तरह की, या फुल बैन भी आपको वो कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं अपील्स के थ्रू, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे कि अपील्स हमने कैसे करना होती हैं अकॉर्डिंग टू 2025, या जो न्यूली टिकटॉक के अपडेट्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू हम अपनी अपील्स करके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं या उनके सोल्यूशंस ले सकते हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, जिनको हमने ध्यान में रखते हुए क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम पे वर्किंग करनी है। ये ना हो कि हम ये सारे पॉइंट्स जो है वो अपने कंटेंट के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें जब तक आपका अकाउंट नॉन मोनेटाइज है तब तक टिकटॉक आपको अलाउ कर देता है कि हाँ भाई यूज़ करो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप मेरे प्लेटफॉर्म से कोई पैसे नहीं बना रहे, ना ही इसके ऊपर कोई मोनेटाइजेशन एक्टिव है। तो वो फिर आपको समटाइम थोड़ा सा रिलीफ देता है। आपने अक्सर औकात आप अगर आइडिया हो तो टिकटॉक के ऊपर अक्सर आपको थोड़ी सी अडल्ट टाइप वीडियोस भी नज़र आ जाती हैं, तो वो समझ ले कि रिलीफ के तौर पे आपको वो कर रहा होता है। तो ये है कि जब वो मोनेटाइज होना तब उसने अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उसको रिस्ट्रिक्ट ही करना, क्योंकि जब आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है आपकी हर वीडियो जो है वो रिव्यू होती है, फिर उसके बाद उस पर आपकी अर्निंग शुरू होती है। बिफोर मोनेटाइजेशन ऐसा इस तरह का क्राइटेरिया नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत कम होता है, ठीक है। आफ्टर मोनेटाइजेशन आपकी हर वीडियो रिव्यू में जाती है, फिर उसके बाद वो अप्रूव होनी है, फिर उसके बाद आपकी मोनेटाइजेशन उसके ऊपर ऑन होती है। फिर यह है कि 24 घंटे बाद आपका जो भी उस वीडियो के ऊपर वट एवर रिव्यूज़ हैं वो डाटा कलेक्ट होता है और आपके डैशबोर्ड में अर्निंग शो होती हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस इनसाइड टिकटॉक ऐप के हमने किस तरह से टिकटॉक का अकाउंट बनाना है, कौन कौन से हमारे पास मल्टीपल वेज हैं जिनको हम यूज़ करते हुए टिकटॉक का अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी का यूजुअली आप में से लोगों को पता होगा कि प्रॉक्सी क्या चीज़ है। अब ये पर्सनली मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड मेरी तरफ से सारे मेथड्स हैं, लेकिन यूज़ करने का एक तरीका होता है। मैं अपने पास यहाँ पे ऑफिस में प्रॉक्सी के थ्रू भी काम करवा रहा हूँ, वीपीएन के थ्रू भी काम करवा रहा हूँ, टिकटॉक मोड के थ्रू भी काम करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने एलडी क्लाउड ऐसा अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ। वो समझाने के लिए आपको बताऊंगा कि एलडी क्लाउड क्या है, और आरडीपी पे भी कभी मैंने काम करवाया था, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले नंबर पे हम प्रॉक्सी के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि प्रॉक्सी क्या चीज़ है। प्रॉक्सी बेसिकली एक डेडिकेटेड आईपी होता है।
अगर आप अभी अपने मोबाइल का आईपी सर्च करते हो, आप लिखते हो गूगल पे व्हाट इज़ माय आईपी, तो मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाएँगे। कोई एक वेबसाइट ओपन करोगे तो वो आपको बताएगी कि आपका ये आईपी है, ठीक है? वो कुछ भी हो 192.168 व्हाटएवर इस तरह से है, और फिर आगे बता देगा कि ये लोकेशन आप इस जगह पे बैठे हुए हो, ठीक है? प्रॉक्सी उस आईपी को कहते हैं जो हमने परचेज़ करना होता है, और वो आईपी हमने आगे मोबाइल में लगाना होता है, उसके थ्रू हमारी लोकेशन चेंज हो जाती है। जैसे पाकिस्तान है, हमने आईपी लगाया, लोकेशन चेंज होके कन्वर्ट हो जाएगी जो भी हमने स्पेसिफिकली बाय किया हुआ आईपी, या जो भी लोकेशन हमने यूज़ करने के लिए आईपी बाय किया। अब हमने प्रॉक्सी यूज़ कौन सी करनी है, मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है वो है आईपी रॉयल, ये वेबसाइट रिकमेंडेड है, और ये काफ़ी चीप आपको प्रॉक्सीज ऑफ़र कर देती है। अदर जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी प्रॉक्सीज भी आपको थोड़ी सी कॉस्टली देखने को मिलती है, और उनका सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा नहीं है, ठीक है? सबसे पहले नंबर पे आपको समझाता हूँ कि आईपी रॉयल है क्या चीज़। आपने सिंपली गूगल क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे जाके आपने सर्च करना आईपी रॉयल। इस तरह से ये वेबसाइट आ जाएगी, ग्रीन कलर का इसका आइकन होगा, सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको बोलेगा कि भाई आप अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है? अकाउंट आपने कैसे बनाना है, सिंपली आपने साइन अप विद गूगल के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने गूगल के थ्रू या जीमेल के थ्रू अपना अकाउंट बनाना है, और आपने कोई भी मेथड यहाँ पे यूज, जब आप यहाँ पे साइन इन विद गूगल के ऊपर क्लिक करोगे वो आपको बता देगा कि ये आपकी मेल है, ठीक है? आप अगर साइन इन करना चाहते हो तो मेल के ऊपर क्लिक करें, आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है? जैसे ये मेरे पास मेल आ गई, मुझे कह रहे हैं कि भाई ये आपकी मेल है, इसका नाम है टिकटॉक 920055, ठीक है? मैंने कहा कि हाँ भाई ठीक है, मुझे इसी के ऊपर अकाउंट बनाना है। फिर इसके बाद फर्दर कंटिन्यू विद गूगल कर दिया हमने, और हमारा आईपी रॉयल का अकाउंट बन के आ जाएगा, और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हमारे पास विजिबल होगा, ठीक है? अब इस डैशबोर्ड को थोड़ा-सा समझा दूँ, जो न्यूबीज़ हैं, जिन्होंने पहले कभी प्रॉक्सी यूज़ नहीं की हुई है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास लिखा हुआ है रेज़िडेंशियल प्रॉक्सी। अब रेज़िडेंशियल प्रॉक्सी क्या होती है? रेज़िडेंशियल प्रॉक्सी का मतलब है, अब राइट नाउ आप पाकिस्तान में रह रहे हो, पाकिस्तान के रेज़िडेंशियल हो, ठीक है? इसी तरह से आपको प्रॉक्सी लेते हो, तो वो रेज़िडेंशियल प्रॉक्सी होगी, लेकिन ये पर जीबी के हिसाब से होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रॉक्सी बाय की, उन्होंने आपको 10 जीबी दी है, जब आपका 10 जीबी डाटा खत्म हो गया, उसके बाद आपकी प्रॉक्सी एक्सपायर होगी। इस वजह से हमने ये प्रॉक्सी यूज़ नहीं करनी है, ये हमें ज़्यादा कॉस्ट करेगी। क्योंकि दिन में आपने 3-4 वीडियोज़ अपलोड करनी है, वीडियो 200-200 एमबी की हों, ठीक है? 3 वीडियोज़ अपलोड किया आपने 600 एमबी ऐसे की, बाकी आपने वार्म अप किया, पर डे में आप 1.5-2 जीबी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, 10 दिन में आपकी प्रॉक्सी एक्सपायर हो, हमें वो प्रॉब्लम और कॉस्ट भी ज़्यादा थी। फिर इसके बाद हमारे पास है डाटा सेंटर प्रॉक्सी, नाम से पता चल रहा है कि भई इसमें हमें ये डाटा देंगे, जिसको हम यूज़ करेंगे, लेकिन ये हमारे एज़ सच किसी काम नहीं आएगी। डाटा सेंटर प्रॉक्सी भी हमें जो है वो कॉस्टली पड़ती है। इसके बाद हमारे पास ये है आईएसपी प्रॉक्सी। अब आईएसपी क्या होता है? स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सीज़ ये होती हैं। जहाँ पे ये ऊपर रेजिडेंशियल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे इस पे इसका मतलब है कि स्टैटिक रेजिडेंटल, वो स्टैटिक भी है, वो रेजिडेंटल भी है। स्टैटिक का मतलब है कि एक स्पेसिफिक जगह पे वो पिन पॉइंट है, ठीक है? और आगे वो रेजिडेंशियल है। हम इस प्रॉक्सी को यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद ये मोबाइल प्रॉक्सी भी है, जो कि काफ़ी कॉस्ट कर रही है, $5 की हमें प्रॉक्सी मिल रही है, जिसमें भी डाटा हमें वो ऑफ़र करता है। सच हमारे ये भी किसी काम का नहीं है। हम जाएँगे आईएसपी की तरफ, जो कि हमें ये बता रहे हैं कि भाई 2.40 सेंट डॉलर की आपको प्रॉक्सी मिलेगी। आगे जो भी प्रॉक्सी होगी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा रेट आगे-पीछे होगा। हम सिंपली बाय के बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम बाय के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये नेक्स्ट डैशबोर्ड के ऊपर लेके आ जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का होगा कि भई आपने बताएँ कौन सी प्रॉक्सी बाय करनी है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास होगा सबसे पहले नंबर पे प्लान्स। प्लान्स में बता रहा है कि भई कितने दिन की प्रॉक्सी आपको चाहिए। आप 30 डेज़ की ले सकते हो, आप 60 डेज़ की ले सकते हो, आप 90 डेज़ की ले सकते हो, डिपेंड ऑन यू। आप अगर 30 डेज़ की सिलेक्ट करते हो तो ये आपको $4 बताएँगे, ठीक है? वहीं आप अगर 90 डेज़ की मतलब 3 मंथ की सिलेक्ट करते हो तो ये आपको $10 और 80 सेंट ऊपर है, मतलब है कि डेढ़ $1 का आपको डिस्काउंट यहाँ पे आ रहा है। बाकी डिपेंड ऑन यू, 30 डेज़ की प्रॉक्सी भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने 30 डे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आ गई हमारे पास प्रॉक्सी लोकेशन। किस लोकेशन की आपको प्रॉक्सी चाहिए? रैंडमाइज़ नहीं करना आपने, अगर रैंडम करोगे तो वो आपको रैंडमली किसी भी जगह की प्रॉक्सी दे देता है। हमने यहाँ पे सर्च करना है यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम, ठीक है? अब यहाँ पे रैंडम में ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ। बाकी आप अगर वैसे सेलेक्ट करते हो तो ये समटाइम आपको जर्मनी भी बता रहा होता है, रोमेनिया भी बता रहा होता है, तो फिर ये कि आप जो प्रॉक्सी बाय कर ले तो फिर आप एंड पे देखते हो ये तो बाय किसी और जगह की होगी, ठीक। तो हमने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है? हमने जो भी प्रॉक्सी बाय करनी है, या वो यूनाइटेड स्टेट की होनी चाहिए या वो यूनाइटेड किंगडम की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूके। यूके की प्रॉक्सी के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई कि हमने यूएसए पे काम करना है कि यूके पे काम करना है। दोनों कंट्रीज़ ही रिकमेंडेड है।
दोनों कंट्रीज़ पे काम किया जा सकता है। रिसेंटली टिकटॉक ने एक और अपडेट दी है जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला हुआ कि भाई M2 के ऊपर अभी हमने कन्फर्मेशन नहीं दी हुई, ठीक है। टिकटॉक इसके ऊपर जो भी एग्रीमेंट है वो साइन करेगी तो फिर वो M2 होगा। दुआ करे कि ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम ना ही बने, ठीक है। आपका काम जैसे चल रहा स्मूथली वैसे ही चले, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट में काम करने के हमें क्या फ़ायदे होते हैं। यूके में काम करोगे तो आपको पाउंड में अर्निंग होती है, यूएसए में काम करोगे तो आपको डॉलर्स में अर्निंग होती है, ठीक है। यूके में काम करोगे तो आपको कोई ऐसा टेक्स्ट वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ती। अब टेक्स्ट वेरिफिकेशन क्या होती है, मैं आपको अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ कि भाई ये टेक्स्ट वेरिफिकेशन तरह की और कैसे है, ताकि आपको क्लेरिफाई हो जाए कि इन केस अगर हम काम करने जाते हैं तो हमें फिर ये है कि ये टेक्स्ट वेरिफिकेशन वाला सिनेरियो नहीं करना पड़े। एक होता है टेक्स्ट वेरिफिकेशन। अब यूएसए के अकाउंट्स के ऊपर हमें वो वेरीफाई करना होता है। अब वो टेक्स्ट हमें कैसे वेरीफाई करना पड़ता है, आप जो है यूएसए के एसएसएन की डिटेल्स के ऊपर उस चीज़ को वेरीफाई करते हो। अब एसएसएन क्या चीज़ है, जैसे आपका पाकिस्तान का आईडी कार्ड है उसी तरह से उधर के आईडी कार्ड्स की डिटेल जो कि मार्केट में लोग सेल कर रहे होते हैं, उन आईडी कार्ड्स की डिटेल को हमने वहाँ पे सबमिट करना होता है और इस चीज़ का प्रूफ देना होता है कि हमारा ये अकाउंट यूएसए बेस है और हमने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई जो की है वो एसएसएन यूएसए की डिटेल्स के ऊपर की है और टेक्स्ट वेरिफिकेशन भी हमने इसी के थ्रू किया हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे आपको एक अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई टेक्स्ट वेरिफिकेशन क्या है और कैसे की जाती है, ठीक है। ये मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर की। स्क्रीन शेयर करने के बाद हम जो है इस चीज़ के ऊपर फर्दर एक्टिविटी, ये हमारे पास अकाउंट आ गया, डैशबोर्ड अर्निंग का आ गया, जहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई अभी तक आपका पेमेंट मेथड जो है वो सेट है। मैं जैसे ही सेटअप के बटन पे क्लिक करूँगा, मेरे पास नीचे ये डैशबोर्ड एक विजिबल होके आ जाएगा जहाँ पे मुझे ये 2 चीज़ें बता रहे हैं। एक है पेमेंट मेथड आप लगाओ, दूसरा मुझे बता रहा है कि टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सबमिट करें या टेक्स्ट वेरिफिकेशन करें। सिर्फ ये यूएसए का अकाउंट है, यूएसए के अकाउंट्स के ऊपर आपके पास ये ऑप्शन आता है टेक्स्ट वेरिफिकेशन का। जबकि जब आप यूके के अकाउंट पे काम करोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ लिखा होगा पेमेंट मेथड आप अपना सेटअप करो, या आपने आइडेंटिटी वेरीफाई करना होती है, वो भी हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इन डेप्थ प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा टेक्स्ट वेरिफिकेशन, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बोलेंगे कि भाई आप जो है कोई भी आईडी कार्ड लगाओ यूएसए का, ठीक है। मार्केट में अक्सर लोग सेल कर रहे होते हैं। आप इंडिविजुअल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होके आ जाएगा जहाँ पे आपको बोलेगा फर्स्ट नेम लगाओ, लास्ट नेम लगाओ, फिर इसके बाद TIN नंबर लिखो जो कि 9 डिजिट्स का एक नंबर होता है। जैसे आपके पाकिस्तानी आईडी कार्ड का एक नंबर है, वो हम कुछ भी कह सकते हैं 35 400 कुछ भी इस तरह से आगे वो नंबर है। इसी तरह से यूएसए का आईडी कार्ड के ऊपर या ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर इस तरह से 9 डिजिट्स का नंबर आप वो यहाँ पे लगाओगे। बेसिकली इसी की अहमियत है टेक्स्ट वेरिफिकेशन में। ये अगर ऑथेंटिक होगा तो मैक्सिममली आपका वो अप्रूव कर देगा। फिर उसके बाद कंट्री हमारी यूनाइटेड स्टेट है, स्टेट हमारी जो भी आगे उसकी स्टेट है वो हम लगा देंगे, सिटी वट एवर जो भी उसके ऊपर लिखी होगी, ठीक है। बाकी इसके ऊपर हम आगे प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। अप्लाई फॉर मोनेटाइज पर ये कुछ इस तरह का विजिबल होता है। यूनाइटेड किंगडम में आपको कोई ऐसा इस तरह की चीज़ नहीं देखने को मिलती है, जबकि यूएसए में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। अच्छा, अब हमने अपनी जो है वो लोकेशन सेट कर ली कि मुझे यूएसए की प्रॉक्सी चाहिए। आगे मुझे बता रहा है कि भाई आप जो है स्पेसिफिकली सेलेक्ट कर सकते हो जिस भी स्टेट की आपको प्रॉक्सी चाहिए, ठीक है। वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे फ़िलहाल तो सारी की सारी मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा पड़ी हुई हैं स्टेट्स जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब जब मैंने ये क्लास दे देनी है उसके बाद मुझे नहीं पता कि भाई ये क्या होगा इनका, ठीक है। अब कैलिफ़ोर्निया में सबसे ज़्यादा एक्टिव यूज़र है जो कि टिकटॉक के ऊपर है, ठीक है। बाकी न्यूयॉर्क इसके बाद सेकंड नंबर पे है। आप अगर कैलिफ़ोर्निया की प्रॉक्सी बाय करते हैं तो मतलब समझ लें कि आप उस एरिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑडियंस एक्टिव बैठी हुई है, ठीक है। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे नॉर्थ कैलिफ़ोर्निया, ये कुछ और ये आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कैलिफ़ोर्निया हुई तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ कैलिफ़ोर्निया ना भी हो तो कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जो है न्यूयॉर्क देख लो, होगी ठीक है, नहीं होगी तो फिर आपने रैंडमली चूज़ कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है कि भाई लेस देन 100 प्रॉक्सीज़ है या व्हाटएवर जो भी वो आपको बता रहे हैं उस हिसाब से उतनी उतनी प्रॉक्सीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। ना हो तो ये आ गया हमारे पास न्यूयॉर्क, हम इसको भी कर सकते हैं। फर्दर हम ये चीज़ चेकआउट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे कैलिफ़ोर्निया की प्रॉक्सी पड़ी हुई, क्योंकि ज़्यादातर जो है जब भी ये कैलिफ़ोर्निया की प्रॉक्सी आती है यहाँ पे या लिस्ट होती हैं उसी टाइम लोग जो है वो उसको पकड़ लेते हैं और बस फिर जो है वो यूज़ कर लेते हैं। उस पे हमें ये देखिए कैलिफ़ोर्निया आ गया, सैन फ्रांसिस्को की।
हमने सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके अपना जो भी पेमेंट मेथड होगा वो लगा सकते हो। यहाँ पे एक और हमारे पास चीज़ है जिसमें हमें बता रहा है कि भाई 10% हम आपसे एक्स्ट्रा फ़ी लेंगे। इसमें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो कि भाई जान मुझे प्रॉक्सी चाहिए टिकटॉक की वर्किंग के लिए, आई वांट अ प्रॉक्सी फॉर टिकटॉक ऑटोमेशन, ठीक है। आपने इनको ये बोल दिया, फिर इसके बाद इसको ये बोल सकते हो कि मेरी प्रॉक्सी के ऊपर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और ये प्रॉक्सी नेवर बीन यूज्ड ऑन एनी प्लेटफॉर्म, कि ये प्रॉक्सी कभी भी पहले किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ ना हुई हो, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि ये रीयूज्ड प्रॉक्सीज भी आपको दे देते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो लेट्स सपोज मैंने एक आईपी यूज़ किया, 1 मंथ के बाद वो मैंने मतलब यूज़ नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, उसके बाद देखिए वो दोबारा से आईपी किसी को दे देते हैं। आप सिंपली इसको ये बोल दो कि आई वांट अ प्रॉक्सी फॉर टिकटॉक ऑटोमेशन दैट बीन नेवर यूज्ड ऑन एनी प्लेटफॉर्म, कि जो किसी भी स्पेसिफिकली पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ ना हुई हो, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे लिख देनी। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, मैं फ़िलहाल इसको बंद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी प्रॉक्सी बाय नहीं करनी, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। फिर इसके बाद आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे। जब आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको एक नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके आ जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। आप क्रेडिट कार्ड बात कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड की वो क्या चीज़ है जो कि न्यूबीस हैं उनके लिए ये। आपके पास अगर नया पे का अकाउंट है या सादा पे का अकाउंट है या जैज़ कैश का अकाउंट है या ईजी पैसा का अकाउंट है, तो उसमें आप देखिएगा कि वो आपको वर्चुअल कार्ड दिख रहा होगा, कहीं पे लिखा होगा कि क्रिएट वर्चुअल कार्ड या जनरेट वर्चुअल कार्ड, इस तरह से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आप वो वर्चुअल कार्ड जनरेट करोगे या आप जब क्रिएट करोगे उसके बाद आपको डिटेल्स देंगे। जैसे ये मेरे पास मेरे कार्ड की डिटेल्स है जो कि राइट में विजिबल नहीं कर सकता, ठीक है। अब कार्ड का नंबर होगा, उसके बाद उसकी सीवीवी होगी, सीवीवी समझ लें कि कोड होगा, 3 डिजिट्स का वो कोड होगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है रैंडमली, 693 493 वट एवर जो भी है, ठीक है। हमने वो कोड दिया, फिर उसके बाद वो आपको बोलेगा कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। एक्सपायरी डेट कुछ भी हो सकती है, वो चौथा माह हो सकता है, 2030 हो सकता है, वट एवर जो भी, इस तरह से वो आपको बोलेगा। आपने जो ऐड न्यू कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का जो है वो डैशबोर्ड विजिबल होना शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आपको ये बोलेंगे, जैसे देखें मेरे पास ये 2 कार्ड आ गए, एक वीज़ा कार्ड है, एक है मास्टर कार्ड, ठीक है। जो भी आपके कार्ड की डिटेल्स होगी वो आपने इस तरह से इनपुट करनी है। फिर इसके बाद आपको वो बोलेगा कि उसकी डेट क्या है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल हम ये कर देते हैं। फिर इसके बाद आपने जो जो भी है उसका सिक्योरिटी कोड है या सीवीवी वो लगा दिया। कंट्री यूनाइटेड स्टेट नहीं, आपकी पाकिस्तान है, हम यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद कंप्लीट ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी कार्ड आपने लगाया उस कार्ड के ऊपर एक नोटिफिकेशन जाएगा कि फ़लाँ फ़लाँ साइट है, वो आपके अकाउंट से इतने डॉलर चार्ज करना चाह रही है। अगर आप अप्रूव करेंगे तो वो आपकी अमाउंट कट हो जाएगी और आपकी प्रॉक्सी बाय हो जाएगी, ठीक है। जब आपकी प्रॉक्सी बाय होगी तब वो प्रॉक्सी आएगी कहाँ पे, ठीक है। साइड पे आपके पास इस तरह के सारे के सारे जो है वो टूल्स आ जाएंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पे ISP लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि हमने ISP प्रॉक्सी बाय की है, स्टैटिक रेजिडेंटल प्रॉक्सी बाय की है। आप ISP के बटन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपने प्रॉक्सीज यूज़ की होंगी या बाय की होंगी वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे विजिबल होके आ जाएंगी। जैसे मेरे पास ये एक यूएसए की प्रॉक्सी है, कनाडा की प्रॉक्सी है, फिर से यूएसए की है, फिर लंदन की, वट एवर जो भी मैंने प्रॉक्सीज यूज़ की हैं, ये एक्टिव है, ये एक्सपायर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो यूएसए की प्रॉक्सी बाय कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करूँगा, मुझे ये प्रॉक्सी के डैशबोर्ड के ऊपर लेके आ जाएगा। अब हमारी प्रॉक्सी है क्या और किस तरह की है वो चीज़ आपको मैं सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाएगा आईपी प्रॉक्सी का, क्या है। आईपी किस तरह का होगा, ये हमारे पास आईपी है, ठीक है। 217.67.69.7 ये हमारे पास आईपी है। ये जो 2 डॉट्स हैं उससे पहले पहले हमने ये आईपी कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नोटपैड पे लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी पोर्ट आ जाएगी। हमने ये पोर्ट लिखनी है, ठीक है। पोर्ट स्पेसिफिकली जो वो 4 या 5 डिजिट्स का एक कोड समझ ले होता है, वो हमने है। अब इन केस आप जब प्रॉक्सी कनेक्ट करोगे अपने मोबाइल में, आगे जो मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा आपको, ये कोड की प्रॉब्लम आपको बताता है कि भाई ये सिक्योरिटी कोड आपका नहीं लग रहा, या ये जो पोर्ट आपको आप लगा रहे हो वो नहीं लग रही, तो आप क्या करोगे, ये चेंज पोर्ट के बटन पे क्लिक करोगे, सारी की सारी आपके पास मल्टीपल पोर्ट्स आ जाएंगी। इसको चेंज कर लोगे तो आपकी पोर्ट ईजिली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास 5 डिजिट्स की पोर्ट आ गई। मैं इसको कॉपी करता हूँ वापस से नोट पैड पे। हमने पोर्ट लिख दी, फिर इसके बाद हमारे पास आ गया यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम है हमारे पास, ये स्पेसिफिकली यूज़र नेम है, ठीक है। हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नोटपैड पे लिख लिया, उसके बाद इसका पासवर्ड। ये सारी चीज़ें जब हम अपने मोबाइल पे लगाएंगे तो हमारे पास यूएसए का आईपी कनेक्ट हो जाएगा। कैसे करना है वो, ये चारों डिटेल्स हमने लिख ली। हमारे पास कुछ इस तरह का ये बन के आएगा जो भी मटेरियल था। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ आपने चीज़ें और करनी है।
हमारी पोर्ट का भी मैंने आपको समझा दिया कि पोर्ट क्या चीज़ है, कैसे आपने करनी है और किस तरह से रखनी है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रख ली। फिर इसके बाद ऑर्डर डिटेल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने जो है इस प्रॉक्सी का रीन्यूअल ऑन कर देना है या सब्सक्रिप्शन इसकी ऑन कर देनी है। हमने ये नहीं करना कि हर 30 दिन के बाद जो है हम न्यू प्रॉक्सी लेने बैठ जाएँ। आप जब इसको सब्सक्रिप्शन को इनेबल कर दोगे, आपके डैशबोर्ड में बैलेंस होगा, ये ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉक्सी को रीन्यू कर देगा, मतलब उसी आईपी को रीन्यू कर देगा। हमें बेसिकली एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड आईपी चाहिए होता है। जो हमारे पास ये डिटेल्स निकल के आएंगी, ये हमारा स्पेसिफिक डेडिकेटेड आईपी है, ठीक है। हमारा ये आईपी चेंज नहीं होगा जब हम इसको लगा लेंगे। सम टाइम क्या होता है कि आप कोई वीपीएन यूज़ कर रहे हो, कोई फ्री वीपीएन यूज़ कर रहे हो, तो उसमें हर बार वो आपको न्यू आईपी देते हैं, जिस वजह से आपके अकाउंट्स शेडो बैन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। हमने ऑर्डर डिटेल्स के ऊपर क्लिक किया, सब्सक्रिप्शन पे आप आके हमने इसको इनेबल कर देना। इससे क्या होगा, हमारे बैलेंस में जो भी अमाउंट होगी, या हमने नीचे अगर कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे कार्ड से पैसे कट करेगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन इनेबल है, मेरा कार्ड लगा हुआ है। जब भी ये प्रॉक्सी एक्सपायर होने जाएगी, ये ऑटोमेटिकली मेरे कार्ड से पैसे कट कर लेगा। अगर मैं बैलेंस पे करता हूँ, इसको सेव कर दूंगा, तो मेरी साइड में जो भी बैलेंस होगा, ये साइड से ऑटोमेटिकली बैलेंस को कट कर लेगा और प्रॉक्सी को रीन्यू कर देगा। हमने ये तरीका अप्लाई करना है प्रॉक्सी को बाय करने का, ठीक है। जब हमारे पास प्रॉक्सी बाय हो जाएगी, तो अब हमने इसको सेटअप करना है। सेटअप कैसे करेंगे, वो चीज़ मैं आपको अब दूसरे मोबाइल में स्क्रीन शेयर करके समझ। अब यहाँ पे मैं दूसरे के बाद जो है हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि प्रॉक्सी हमने कैसे सेट। हमारे पास कुछ इस तरह से मोबाइल होगा हमारा। प्रॉक्सी बेसिकली मोबाइल के लिए आपने करना क्या है, जो भी आपके पास मोबाइल है, सबसे पहले नंबर पे आपने उसको रीसेट मारना है। रीसेट क्यों मारना है, क्योंकि हमारे मोबाइल के अंदर कैच आईपीज स्टोर हुए होते हैं। इन केस अगर हम कहते हैं कि भाई हम रीसेट उसको नहीं मारते, तो वो क्या करेगा, उन कैच आईपीज के बिहाफ पे हमारी ऑडियंस को मिक्स कर देगा, या हमारे अकाउंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखना है। आप क्या करोगे, मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे रीसेट, ठीक है। रीसेट के बटन पे आपने क्लिक करना है, ये नीचे आपके पास आ जाएगा। रीसेट किया, मोबाइल बिल्कुल फ्रेश होगा। फैक्ट्री रीसेट बेसिकली आपने करना है। ये ना हो कि सेटिंग्स को आप रीसेट करके बोलो कि भाई मैंने रीसेट कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्री रीसेट के ऊपर क्लिक करके आपने अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट कर लेना है। जब आप फैक्ट्री रीसेट कर लोगे, तो इस तरह से बिल्कुल एक क्लियर मोबाइल आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले नंबर पे आपने इंटरनेट कनेक्ट करना है, जो भी है आप सिम्स नहीं उस मोबाइल में होनी चाहिए। सिम निकाल के किसी दूसरे मोबाइल से आप हॉटस्पॉट दे लो। हॉटस्पॉट देने के बाद आप क्या करोगे, आपने जो है वो प्ले स्टोर ओपन करना है। उस मोबाइल में, जिस मोबाइल में आपने वर्किंग करनी है, उसमें सिम्स नहीं यूज़ कर सकते पाकिस्तानी, और ना ही हमें कोई यूके यूएसए की सिम की ज़रूरत है। कोई फ़ायदा नहीं है उनका, ठीक है। सिम्स हमने आउट कर दी अपने मोबाइल से। हम क्या करेंगे, अपने प्ले स्टोर का अकाउंट बना लिया जीमेल के थ्रू। सिंपल है, आप सबको पता है कैसे अकाउंट बनाते हैं। फिर आप आ जाओगे सर्च बार पे, यहाँ पे आपने सर्च करना है सुपर प्रॉक्सी, ठीक है। आपने सुपर प्रॉक्सी सर्च किया। सर्च करने के बाद आपके पास एक आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से ब्लू कलर के आइकन वाला एक एप्लीकेशन आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली आई डोंट नो क्यों ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये आ जाएगी एप्लीकेशन। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, सुपर प्रॉक्सी। फिर इसके बाद आपने डाउनलोड करना आईपी विडजेट। आईपी विडजेट आपने डाउनलोड कर लिया, और फिर ये फेक जीपीएस आपने डाउनलोड करना है। मैं इन तीनों की लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जब भी आपकी क्लास अपलोड होगी या ग्रुप के अंदर, आपको मैं लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। ईजिली इनको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आपका अगला काम क्या है, आप आ जाओगे सुपर प्रॉक्सी पे, आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से जो है मुझे बता रहा है कि आपकी ये एक प्रॉक्सी कनेक्ट है, जिसमें मैं आपको ये साथ डिटेल्स भी ओपन करके दिखाता हूँ। आईपी ये देखें, 217 हमारा वही वाला आईपी आ गया। मैं आपको पहले तो ये, अगर तो मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ तो ये स्क्रीन विजिबल नहीं रहेगी। फिर ये कि प्रॉब्लम होगी। मैं करके देखता हूँ, अगर तो ये स्क्रीन स्टक नहीं होती तो फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने प्रॉक्सी इसकी स्टॉप की, मैं वापस आता हूँ। वापस आने के बाद राइट नाउ आप देखें, मेरे मोबाइल पे कोई प्रॉक्सी कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे पहले ऊपर की बनी हुई आ रही थी, इसका मतलब था कि प्रॉक्सी मेरे मोबाइल में कनेक्ट थी, ठीक है। आप क्या करोगे, ऐड न्यू प्रॉक्सी के ऊपर या ऐड प्रॉक्सी के बटन पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सबसे पहले नंबर पे प्रोफाइल नेम आ गया। प्रोफाइल नेम पे आप कुछ भी लिख दो। लेट्स सपोज मेरी प्रॉक्सी यूएसए की है, मैं लिखता हूँ यूएसए, ठीक। फिर प्रोटोकॉल आ गया हमारे पास, सेकंड नंबर पे ये प्रोटोकॉल लिखा हुआ आ रहा है। इसको आप चेंज करके HTTP कर लो, क्योंकि आपकी प्रॉक्सी का जो प्रोटोकॉल है वो HTTP है, ठीक है। दो प्रोटोकॉल्स हमारे पास होते हैं, एक SOX 5 है, एक HTTP है। दोनों के दोनों रिकमेंडेड है। सम टाइम क्या होता है कि HTTP सर्वर के ऊपर हमारी प्रॉक्सी चल नहीं रही होती, जो हमने यहाँ से बाय की होती है। आईपी रोयाल से प्रॉक्सी बाय की
हमने एचटीटीपी सर्वर उसका सेलेक्ट किया, और जैसे ये देखिए हमारे पास प्रोटोकॉल आए हुए हैं, 2 हैं, एक सॉक्स 5 है, एक एचटीटीपी हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। इन केस अगर एचटीटीपी सर्वर के ऊपर वो आपको कभी बता रहा है पोर्ट एरर है, कभी बता रहा है पासवर्ड एरर है, कभी बता रहा है कि यूज़र नेम एरर है, तो फिर आप सिंपली क्या करोगे, सॉक्स 5 के ऊपर करके यहाँ से प्रॉक्सी को और उसको कनेक्ट कर लोगे। क्योंकि जब एक ही चीज़ को सभी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज मैंने एचटीटीपी बताया, तो इस ग्रुप में 400 लोग हैं, वो सारे के सारे एचटीटीपी सर्वर पे करते हैं, तो सर्वर अगर डाउन होता है तो फिर ये कि आप सर्वर यहाँ से चेंज कर लोगे, प्रोटोकॉल इसका सॉक्स 5 आप कर लोगे, ठीक है। इसकी कोई जो इससे आपके अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है, और इससे आपके अकाउंट के रीच के ऊपर या अकाउंट की कोई सेटिंग्स के ऊपर भी कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये कि हमने प्रॉक्सी कनेक्ट करनी, 2 इन्होंने हमें तरीके बताए हैं, दोनों ही ऑथेंटिक है, दोनों के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने एचटीटीपी सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद मेरी प्रॉक्सी का जो भी आईपी है वो आपने यहाँ पे डालना है, आपकी प्रॉक्सी का जो भी आईपी होगा वो आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल रैंडमली इसको कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद पोर्ट लगा दिया आपने, ठीक है, 5 डिजिट्स की पोर्ट लगाई। फिर जहाँ पे ये ऑथेंटिफिकेशन लिखा हुआ है, ये नॉन लिखा हुआ है, इसको हमने हटा के यूज़र पासवर्ड पे करना है। ये इसका यूज़र नेम लगा देना और ये नीचे इसका पासवर्ड लगा देना है, और ऊपर ये सेव का बटन बना हुआ है। मैं फॉर एग्जाम्पल इस पर कुछ भी इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं ये सेव करूँगा। तो ये है मेरे पास, मतलब यहाँ पे ऊपर ये सेव का बटन बना हुआ है, इस पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रॉक्सी सेव हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल मुझे बता रहे हैं कि भाई आपका जो ये आईपी है वो करेक्ट नहीं है, इस वजह से हम सेव नहीं कर रहे, ठीक है। या आपने डिटेल्स लगानी है, जब आप लगाओगे तो इस तरह से आपके पास ये एक बन के आ जाएगा बार, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये बताएगा कि भाई ये आपकी प्रॉक्सी है जिसमें आपका ये सर्वर है, नीचे पोर्ट लगी हुई है, फिर इसके बाद यूज़र नेम और उसका पासवर्ड है। आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी प्रॉक्सी जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। जब आपकी प्रॉक्सी कनेक्ट होगी तो आपकी स्क्रीन के ऊपर या वाईफाई के साथ एक छोटा सा वो की टाइप बनी हुई आ जाएगी, ये देखिए बता रहे की बनी हुई आ गई है, और ये यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रॉक्सी आपकी कनेक्टेड है, ठीक है। इस प्रॉक्सी को आपने ये नहीं करना कि मैं जो है बैकग्राउंड से भी क्लियर कर दूँ, इसको बैकग्राउंड पे चलने देना, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये होम बटन पे प्रेस करता हूँ, और ये मेरी प्रॉक्सी देखिए ये बैकग्राउंड पे चल रही है, और इसको आपने हर टाइम बैकग्राउंड पे रनिंग में ही रखना है। रनिंग से आउट करोगे या इसको यहाँ से क्लियर कर दोगे तो समटाइम आपकी प्रॉक्सी बंद हो जाती है। क्योंकि आप जब भी प्रॉक्सी अपनी कनेक्ट कर ली है, कोशिश यही करनी है कि वो अब समझ लो कि 30 दिन कनेक्ट ही रहे। आप ये नहीं करोगे कि मैं ठीक है अपनी प्रॉक्सी बंद करके मोबाइल रख दूँ। इन केस आपने जब मोबाइल चलाना है उसके साथ वाईफाई कनेक्ट की है, ठीक है, अपनी एक्टिविटी सारी कर ली, सारा कुछ कर लिया, फिर उसके बाद आप क्या करो, वाईफाई बंद कर दो, प्रॉक्सी को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मोबाइल रख दो, ठीक है। दोबारा से जब यूज़ फिर से जब यूज़ करना है, आपने अगेन से क्या किया, वाईफाई कनेक्ट की, प्रॉक्सी चेक की, ओके है, फिर इसके बाद आपने टिकटॉक ऑन करनी, ये चीज़ करनी, इन केस आपकी अगर ये प्रॉक्सी ऑफ होती है तो, ठीक है। मैंने ये प्रॉक्सी कनेक्ट कर ली। फिर इसके बाद ये जो सेकंड एप्लीकेशन आईपी विडजेट, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आईपी विडजेट का क्या काम है, मेरी ये होम स्क्रीन के ऊपर आपको ये बना हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें ये बता रहा है कि भाई यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन है जो भी आपकी कनेक्टेड है, और ये हमें आईपी विडजेट देगा। इन केस आपकी डिवाइस में अगर आईपी विडजेट नहीं चलता, जो लो एंड डिवाइसेस, जो हल्की डिवाइसेस हैं, उसमें समटाइम ये आपको नहीं दिखाएगा या नहीं चलेगी, तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी कि मोहसिन भाई ये क्यों नहीं चल रहा, कैसे नहीं चल रहा। इसका मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे अपने आईपी को चेक कर लिया करना, ठीक है। आप क्या करोगे, हमने सबसे पहले नंबर पे जर्नल्स पे क्लिक करना है। जर्नल्स पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा सिटी, कंट्री, फ्लैग, इन तीनों को हमने इनेबल किया। अब इनसे क्या होगा कि जब हम इनको इनेबल कर देंगे, बैक आएंगे, बैक आने के बाद सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऐड विडजेट टू होम स्क्रीन, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारी होम स्क्रीन पे इस तरह का एक विडजेट बना हुआ नज़र आ जाएगा, जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब उस विडजेट का क्या काम होगा, ये आपको लाइव लोकेशन बताता रहेगा कि लॉस एंजलिस आपकी लोकेशन है, आपकी सिटी है, और ये यूनाइटेड स्टेट की आपका जो आईपी रनिंग में है। इन केस अगर मेरी प्रॉक्सी बंद होती तो यहीं पे मुझे बता देगा कि राइट नाउ पाकिस्तान का आईपी है, तो समझ लें कि अवेयरनेस आपकी और ज़्यादा होता है कि ये बेसिकली इसका पर्पस है सिर्फ अवेयरनेस के लिए। आप कोई मिस्टेक ना कर दो, ये ना हो कि टिकटॉक चला रहे हो, बैक हैंड पे पाकिस्तानी सारा वो चल रहा है, लोकेशन पाकिस्तानी, तो फिर ये कि समटाइम हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। आप क्या करोगे, हमने जो है ये दोनों कनेक्ट कर ली हैं, ये दोनों ऑन कर ली। फिर इसके बाद तीसरी एप्लीकेशन हमारे पास फेक जीपीएस। फेक जीपीएस में जहाँ पे मुझे ये बता रहा, अब बेसिकली फेक जीपीएस का क्या काम है वो मैं पहले नंबर पे आपको, अब जब तक आपके मोबाइल में फेक जीपीएस कनेक्ट नहीं होगा, आप जाओगे गूगल मैप पे, गूगल मैप पे जाके आप अपनी लोकेशन चेक करोगे तो वो आपको बताएगा कि भाई ये आपकी अपनी लोकेशन पाकिस्तान की, वो रावलपिंडी, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, जहाँ पे भी आप बैठे हो वो बताएगा कि भाई इस लोकेशन पे आपका मोबाइल ये चल रहा है, ठीक।
तो इससे क्या होगा कि हमारा आईपी तो चेंज हो गया, हमारी लोकेशन नहीं चेंज हुई। हमने लोकेशन चेंज करनी है, लोकेशन को बाईपास करना होता है, उसका तरीकाकार है फेक जीपीएस। फेक जीपीएस हमारी लोकेशन को बाईपास करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे बता रहा है, मैंने यहाँ पे लॉस एंजलिस के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है। मैं जब जाऊँगा गूगल मैप पे जाके मैं इसको चेकआउट करता हूँ, तो मुझे ये बताएगा कि भाई आपकी जो भी लोकेशन है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो मुझे बता रहा है, तब अब मेरा ये मोबाइल पूरे का पूरा राउट हो गया यूएसए के आईपी के ऊपर और यूएसए की लोकेशन के ऊपर। मुझे ऐसा इसके ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम्स फेस करना नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अब फेक जीपीएस ऐसे कनेक्ट भी नहीं होगा जैसे सिंपली मैंने आपको करके दिखा दिया। मैंने फेक जीपीएस ओपन किया, कनेक्ट के बटन पर क्लिक किया, कनेक्ट हो गया। ऐसे ये फेक जीपीएस आपके पास कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसको कनेक्ट करने का तरीकाकार है, हमें बेसिकली पहले इसको परमिशन देना पड़ती है सेटिंग से कि ये फेक जीपीएस है जो कि हमारे मोबाइल की लोकेशन को जो है ट्रैक कर सकता है या चेंज कर सकता है। वो हमने करना होता है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाके। मैं कैसे करना है वो चीज़ आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पेन से हो गई है कि आपको मैं बता पाऊँ कि हमने किस तरह से अपनी ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। ये गूगल मीटिंग के थ्रू आगे मैंने स्क्रीन शेयर करी हुई है। अच्छा जी, मैं आ गया अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आने के बाद अब हमारा अगला काम है कि हमने फेक जीपीएस को परमिशन देनी है या एक्सेस देनी है कि भाई आप जो है हमारी लोकेशन को चेंज कर सकते हो। हमने आपको ये परमिशन दी हुई है कि आप हमारे मोबाइल की लोकेशन को चेंज कर लो। मैं इसको स्टार्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन शेयर हो गई। स्क्रीन शेयर होने के बाद मैं सेटिंग्स में चला जाऊँगा। सेटिंग्स में जाने के बाद अगला काम मैंने क्या करना है, मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, लास्ट पे आ जाऊँगा। आपके मोबाइल में भी लिखा होगा फ़ोन अबाउट, या ठीक है, या अबाउट फ़ोन, इस तरह से कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब जो है आपने डेवलपर मोड ऑन करना है अपने मोबाइल का। अब डेवलपर मोड बेसिकली एक सेटिंग है जो कि यूजुअली मोबाइल्स में होती है, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर इसको अलाउ नहीं करता कि आप ओपनली इसको यूज़ कर लो। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले इस फीचर को इनेबल करना पड़ता है। अब कैसे ये इनेबल होगा, आप जब अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाओगे, आप सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करो, ठीक है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा बिल्ड नंबर, आपने बिल्ड नंबर पे अगेन एंड अगेन टैप करना है 3 to 4 टाइम। यहाँ पे लिखा होगा डेवलपर मोड ऑलरेडी इनेबल या डेवलपर मोड इज एक्टिव नाउ, ठीक। इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। जब आप डेवलपर मोड को ऑन कर लोगे, इसके बाद आपने नेक्स्ट वर्किंग इसके ऊपर क्या करनी, आप आ जाओगे बैक। बैक आने के बाद आपने क्या करना है, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा डेवलपर ऑप्शंस, ठीक है। ये देखिए मेरे पास डेवलपर ऑप्शंस आ गया क्योंकि मेरा पहले ही इनेबल था। जबकि अगर ये एक्टिव ना होता, ये इनेबल ना होता, तो सिर्फ इतना लिखा हुआ था मेरे पास फ़ोन अबाउट तक, नीचे ऐसा कोई सेटिंग मुझे शो नहीं। जब इनेबल हो जाएगा तो आपके मोबाइल में इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा डेवलपर ऑप्शंस का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है सिलेक्ट मोक लोकेशन। अब ये कहाँ पे होगा, हर मोबाइल में डिफरेंट डिफरेंट उसकी जगह होती है, लोकेशन होती है। मेरे मोबाइल में या मेरे केस में ये बिल्कुल लास्ट पे है ऐसे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट मोक लोकेशन पे क्लिक करूँगा और मैं ये फेक जीपीएस इसको एक्सेस दे दूँगा। फेक जीपीएस लोकेशन प्रोफेशनल जो है, इसको मैंने एक्सेस दी। एक्सेस देने के बाद मैं क्या करूँगा, फेक जीपीएस पे जाऊँगा, ठीक है। जो भी मेरे, ये बेसिकली दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये आपको पहले वाला मोबाइल की स्क्रीन ही शेयर करता हूँ। एक्टिविटी कर रहे थे कि जिसके थ्रू हम कर रहे थे सारी चीज़ें परफॉर्म समझ भी आ जाए। हमने ये चीज़ एक्टिव की, हम चले जाएंगे अब फेक जीपीएस पे। फेक जीपीएस पे जाने के बाद आप ऊपर सर्च बार पे सर्च भी करके लोकेशन अपनी लगा सकते हो, ठीक है। अब लोकेशन आपने कैसे निकालनी है, लगानी है, आप गूगल क्रोम पे आओ। गूगल क्रोम पे आने के बाद आपने सर्च करना है यहाँ पे uber.com, ठीक है। ये बेसिकली एक वेबसाइट है जो कि बता देगी कि आपका आईपी कहाँ का है, ये लोकेशन आपकी कौन सी है, ठीक है। इसके थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने ये किया, फिर इसके बाद ये कि मैं वापस से आ जाऊँगा फेक जीपीएस पे। लॉस एंजल्स मैंने कनेक्ट किया, अब लॉस एंजल्स जो है मेरी लोकेशन मेरे पास आ गई है। ऐसा जब मुझे कुछ भी करने की इसमें ज़रूरत नहीं, मेरी लोकेशन भी कनेक्टेड है, मेरा आईपी इन्फो भी वर्किंग कर रहा है, मेरी प्रॉक्सी भी वर्किंग कर रही, तीनों एप्लीकेशंस हमारी वर्किंग में है। ये आपने ऐसा इसके ऊपर एक्टिविटीज़ करनी है। ये करने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, वापस से आ जाओगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है टिकटॉक। टिकटॉक सर्च करके आपने ऑफिशियली टिकटॉक डाउनलोड कर लेनी है। आपको कोई मोड या कोई कुछ भी इस तरह की टिकटॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने सर्च किया, आपके पास टिकटॉक आ जाएगी, आपने इस टिकटॉक को डाउनलोड कर लेना। ये आपका तरीकाकार होगा जो कि आपने इम्प्लीमेंट करना है। जब आप ये इम्प्लीमेंट कर लोगे, आप टिकटॉक को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपने टिकटॉक का अकाउंट बना लेना, ठीक है।
हमारे पास जब हम अकाउंट बना लेंगे तो हमारे पास यूजुअली सारी की सारी जितनी भी वीडियोस आएंगी वो यूएसए की ही आएंगी और ट्रैफिक भी सारी की सारी यूएसए की आएगी, क्योंकि हमने सारी चीज़ें यूएसए की सेट की हुई हैं अपने मोबाइल के अंदर और ये यूएसए के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, ठीक है। ये हमारी प्रॉक्सी कनेक्ट करने का तरीकाकार है इस तरह से। अच्छा, ये तो अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ आ गया। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि हमने अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। लेट्स सपोज मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, ये ऐड न्यू अकाउंट के बटन पे क्लिक करके मैं जाता हूँ वापस होम डैशबोर्ड पे, या जिस तरह इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। अब आपको कैसे कंफर्मेशन होएगी कि आपने प्रॉक्सी जो भी लगाई है वो ऑथेंटिकली कनेक्ट है, जब आपके पास यहाँ पे लिखा होगा टर्म एंड सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि आपकी प्रॉक्सी यूएसए के ऊपर चल रही है। अगर यहाँ पे जीबी लिखा हुआ आ रहा है तो फिर वो यूके पे चल रही है, अगर पीके लिखा हुआ आ रहा है तो पाकिस्तान में चल रही है, अगर कुछ और लिखा हुआ आ रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपकी लोकेशन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने जब भी अकाउंट क्रिएट करना है कंटिन्यू विद गूगल करके हमने अकाउंट क्रिएट करना है। आप कंटिन्यू विद गूगल के बटन पे क्लिक करोगे, जो भी जीमेल्स आपके इस मोबाइल के अंदर लॉगिन होंगी वो सारी की सारी आपके सामने अपेयर हो जाएंगी। जैसे कि मेरे पास ये सारी की सारी जीमेल्स आ गए। मैं किसी एक जीमेल के ऊपर क्लिक करके इसका अकाउंट बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी मैं मेल पकड़ लेता हूँ, या मेल पकड़ी मैंने कंटिन्यू विद गूगल किया, ये ऑटोमेटिकली मेरा जो है वो अकाउंट बन के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, डेट ऑफ बर्थ हमने अपने अकाउंट की क्या रखनी है, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है एसएसएन वाली डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रखेंगे। एसएसएन मैंने समझाया क्या चीज़ है, कहाँ से बाय करना है। मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिन्होंने बाय करना उनसे बाय कर लें, या किसी के पास कोई और रिसोर्स भी है तो उसके थ्रू भी वो बाय कर सकते हैं। एसएसएन के ऊपर यूएसए के अकाउंट्स को वेरीफाई करना या डेट ऑफ बर्थ लिखाने का मकसद ये है कि जब हमने अपने अकाउंट की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, जब हमने अप्लाई कर लिया, मोनेटाइज हो गया, हमें वो बोलते हैं कि भाई आईडी कार्ड के थ्रू वेरीफाई करें। जब वो आईडी कार्ड जो है डेट ऑफ बर्थ पीछे कोई और होती है या आगे कोई और होती है तो फिर इनके समटाइम हमें ये प्रॉब्लम देता है। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे अकाउंट को इन एलिजिबल कर देता है। जब हमारा अकाउंट इन एलिजिबल हो जाता है मोनेटाइजेशन से या क्रिएटर रिवॉर्ड से, दोबारा से वो अकाउंट रिकवर नहीं होता। ये काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम है जिसका राइट नाउ कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, इवन दो कि टिकटॉक इसका कोई सोल्यूशन दे ही नहीं रही, ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा जी, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमारे एसएसएन के ऊपर, अब एसएसएन की एक रिक्वायरमेंट सुन लें। एसएसएन आपने ये नहीं लेना है कि वो आपको एसएसएन दे दे जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 1965 लिखी हुई आ रही है और इतनी पुरानी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर वो एसएसएन के ऊपर आप बना रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी 40 साल उसके ऊपर अबव डेट उसकी एज बनती हो, उतने वाली इनफ है। इससे ज़्यादा वाली आपने नहीं लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर फिर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, एसएसएन के थ्रू वो वेरीफाई नहीं करते। अब कुछ बातें मेरी जो है आपके सर के ऊपर से जा रही होंगी जो न्यू है, टेंशन वाली बात नहीं है। आपकी जब अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लास आएगी तो एसएसएन के ऊपर आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकल करके समझाऊँ। सिर्फ अभी आपने समझना है कि हमने एसएसएन के ऊपर अकाउंट बनाना है और एसएसएन हमने बाय करना है। एसएसएन दिखता कैसा है मैं ग्रुप के अंदर पिक्चर शेयर कर दूंगा कि ये एसएसएन बैक साइड है और ये इसका जो है वो सोशल सिक्योरिटी कार्ड है। तो आपने बाय कर लिया, वो डेट ऑफ बर्थ आपने बताई, कुछ भी वो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास जैसा ये डेट ऑफ बर्थ है, मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास अकाउंट बन के आ जाएगा कि भाई ये आपका ये बिल्कुल सिंपल था फार्मूला है। आपके पास इस तरह का अब डैशबोर्ड आ जाएगा जिस पे आपको बोलेगा कि भाई आप जो है अपने अकाउंट का निक नेम रखें। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो यहीं पे आके अपना कोई भी रैंडमली नाम लिख के कहते हैं कि बस ठीक है नाम ही तो लिखना है। जब आप यहाँ पे नाम चेंज करते हो, आपने जब कंटेंट फाइनल कर लेना उसके बाद आप फिर से अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग नाम चेंज करते हो, तो उस वजह से समटाइम हमारा अकाउंट शैडो बैन हो जाता है, क्योंकि आप बार बार ने पहले नेम चेंज किया बाद में फिर नेम चेंज किया। टिकटॉक कहता है कि भाई ये वीक के 7 डेज़ के अंदर अंदर 2 दफ़ा नेम चेंज होगा, तो इस वजह से समटाइम हमारा अकाउंट शैडो बैन हो जाता है। हमने सिंपली यहाँ पे स्किप का बटन बना हुआ है, इसको स्किप कर देना है। टिकटॉक क्यों स्किप का बटन दे रहा है कि इन केस अगर हमारा कंटेंट फाइनल नहीं है, क्योंकि आगे हमारी कंटेंट की क्लासेस होनी है। जब हमारा कंटेंट फाइनल हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो अपने अकाउंट का यूज़र नेम रखना होता है फ़िलहाल के लिए हम इसको स्किप करेंगे, ठीक है। जब हमने स्किप कर दिया, हमारे पास इस तरह से हमारा अकाउंट बन के आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहले अब ये जो भी टिकटॉक के अपडेट्स के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी चेकअप हमें बताएगा कि भाई ये चीज़ें करने वाली हैं, आपके अकाउंट के ऊपर कुछ नहीं करने वाली। इस पॉइंट की तरफ भी हम आते हैं, ये 3 ओके हैं, 3 ओके नहीं है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि क्या हमारा अकाउंट क्रिएटर रिवॉर्ड वाला बना है कि नहीं बना, ठीक है। हम वापस आ जाएंगे, टिकटॉक स्टूडियो के ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें बताएगा कि भाई आपका जो अकाउंट है वो क्रिएटर रिवॉर्ड वाला बन चुका है, ठीक है। सारे के सारे टूल्स हैं इसके ऊपर।
जो मोनेटाइजेशन हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी वो हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक किया, हमारे पास आ गया क्रिएटर रिवॉर्ड, हमारे पास आ गया वर्क विद आर्टिस्ट, हमारे पास आ गया गेमिंग इंसेंटिव, हमारे पास आ गया लाइव इंसेंटिव, सारे टूल्स हमारे पास आ गए। ठीक, तो जिनके ऊपर हमने वर्किंग करी, ये हमारा अकाउंट रेडी हो जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला अकाउंट क्रिएट करने का। इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है उसकी तरफ हम लास्ट पे आते हैं। पहले हम अब देखते हैं कि भाई पीसी पे काम करना है तो वो कैसे करेंगे, फर्दर जो मेथड्स हैं उनको कैसे हमने यूज़ करना है। और यहाँ पे होम पेज पे भी आओगे तो आपके पास ज़्यादातर यूएसए का कंटेंट ही सारे का सारा आएगा। मतलब ये कि हमें यूएसए की ज़्यादातर ऑडियंस ही देखने को मिलेगी। ये तरीकाकार है प्रॉक्सी के थ्रू अपने मोबाइल को सेटअप करने का। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वीपीएन। वीपीएन आप सबको आइडिया होगा वीपीएन के बारे में भी। वीपीएन हम आप अगर पीसी पे काम करना चाह रहे हो तो फिर वीपीएन यूज़ होगा, अगर मोबाइल में भी काम करना है तो फिर भी हम वीपीएन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर प्रॉक्सी अफोर्डेबल नहीं है आपके लिए तो फिर ये है कि प्रॉक्सी बेसिकली 1500 रुपये पर मंथ आपसे चार्ज करेगी। जबकि वीपीएन ये कि आप अगर किसी सेलर से बाय करते हो तो वो आपको 500 रुपये में पर मंथ के लिए वीपीएन दे देता है, लेकिन उसका कोई भी एतबार नहीं है, कोई भी बंदा जो है उसकी गारंटी नहीं देगा कि वो मंथ चलेगा कि नहीं चलेगा। इन केस अगर वीपीएन पे कोई प्रॉब्लम आती तो वो फिर बाद में आपको सॉल्व भी नहीं करके देते, बात ही नहीं सुनते। पीसी पे काम करना तो फिर वीपीएन बाय किया जाएगा। वीपीएन हमने कौन सा यूज़ करना पीसी के लिए, वो वीपीएन है आई टॉप वीपीएन। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। अब ब्राउज़र पे आ गया, ब्राउज़र पे आप आके आपने सर्च करना है आई टॉप वीपीएन। आपके पास एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी आई टॉप वीपीएन वालों। और मेरे पास इस तरह से आई टॉप वीपीएन की वेबसाइट। ये बेसिकली कॉस्ट तो थोड़ी सी आपको ज़्यादा करेगा। मैं एक आपको प्रोमो कोड दूंगा जहाँ पे ये बता रहे हैं कि 86% ऑफ है, वहाँ पे ये बता देंगे कि भाई आपको जो हमने 90% ऑफ कर दिया, ये $60 की बजाय $30 में आपको वो मिल जाएगा। $30 में नियरली आपको वो पड़ेगा। तो वो समझ ले कि कोई 9,300 रुपये बनते हैं इनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो वो वीपीएन देते हैं। ठीक, और इसकी सब्सक्रिप्शन कितनी है, 24 मंथ प्लस 12 मंथ एक्स्ट्रा, ये बन जाएगी 3 साल की सब्सक्रिप्शन। 3 साल की सब्सक्रिप्शन वो आपको देंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 डिवाइसेस पे आप एट अ टाइम वीपीएन को लॉगिन करके यूज़ कर सकते हो। इसका अनलिमिटेड वाला हिसाब नहीं है। ठीक, ये सेफ़ एंड सिक्योर वीपीएन है और रिकमेंडेड वीपीएन है मेरी तरफ से। जिन्होंने पीसी पे काम करना है उनके लिए, जिन्होंने मोबाइल में काम करना है वो या तो सब शार्क वीपीएन यूज़ करेंगे, तरीका समझाऊंगा कैसे करना है, या फिर वो नोड वीपीएन यूज़ करेंगे। पीसी वालों की तरफ पहले आ जाते हैं, फिर मोबाइल की बात करते हैं कि कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मेरे इस कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी डाउनलोडेड है आई टॉप वीपीएन। मैंने लिख के सर्च किया, सर्च करने के बाद डाउनलोड जैसे मैंने वेबसाइट ओपन करके बताई वैसे ही डाउनलोड हो जाए। जब आप फर्स्ट टाइम आपको इसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से आपके पास एक बार बना हुआ नज़र आ जाएगा जहाँ पे आपको बताएगा कि भाई यूनाइटेड स्टेट की आपकी ये लोकेशन कनेक्टेड है। आपको बार बार वीपीएन को ओपन करके चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपने इनेबल किया, लोकेशन आपकी ऑटोमेटिकली कनेक्ट है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे पहले नंबर पे हम जाएंगे इसकी सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स सेटिंग्स में जाने के बाद हमने कुछ सेटिंग्स करनी है, लेकिन उससे पहले आप कोई एक लोकेशन स्पेसिफिक सेलेक्ट कर लोगे जो आप कहते हो कि भाई मेरी यही लोकेशन रहे, मैं बार बार अपनी लोकेशन चेंज नहीं करना चाहता। अगर यूएसए पे काम करना है तो यूएसए की हमारे पास सबसे पहले नंबर पे है फास्ट लाइन लोकेशंस, जो कि हमें ये ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास लॉस एंजलिस है, सैन फ्रांसिस्को है, मियामी है, जो फर्दर है हमारे पास ये 6 लोकेशंस आ गए थे वीआईपी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास वीआईपी कैटेगरी के अंदर आगे डेडिकेटेड लोकेशंस। ठीक है, इसमें लॉस एंजलिस अब डेडिकेटेड लोकेशन ये किस तरह से है, इसके आगे एक 4 डिजिट का लिखा हुआ नंबर। इसका मतलब है कि भाई ये नंबर है इसका और ये लोकेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब हम जब भी चेक करेंगे अपने यहाँ से वीपीएन को, मुझे बता रहे हैं कि 3.135.25 ये आपका आईपी है। ठीक है, इसी तरह से मैंने ये लोकेशन जो फेवरेट की हुई है न्यूयॉर्क की, जो भी ये लोकेशन है उसी के अकॉर्डिंग मुझे फिर ये उस पर करके दिया करेगा। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले नंबर पे इसकी सेटिंग्स में आऊँगा। सेटिंग्स में आने के बाद अच्छा फॉर एग्जांपल मैं इसको कनेक्ट डिसकनेक्ट करता हूँ, मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ। या मैंने जो भी फेवरेट की थी उसको अनफेवरेट किया। मैंने अनफेवरेट करने के बाद यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैंने कौन सी लोकेशन करनी है कनेक्ट, वो आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये ग्रीन कलर के आगे लाइंस बनी हुई आ रही, इसका मतलब ये कि ग्रीन जितनी ज़्यादा होगी उस सर्वर पे उतना ज़्यादा लोड है। आपने वो वाली लोकेशन देखनी है जिस ग्रीन पे जितना कम लोड हो। ठीक है, जैसे ये देखें कि इन नीचे वाली लोकेशंस के ऊपर बिल्कुल ही कम लोड है। ठीक है, डैलस है, डैलस के ऊपर ऐसा कोई नहीं है, हम इसको फेवरेट करते हैं। फेवरेट करने के बाद अगला काम क्या करेंगे, हमने इसको कनेक्ट कर लिया। डैलस के आगे जो भी आईपी कोड लिखा हुआ आ रहा है 5393, इसको हमने याद रख लेना। हमने ये कनेक्ट की लोकेशन, ये हमारा वीपीएन डेलस के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा।
कनेक्ट होने के बाद हमारा अगला काम क्या होगा, जो कि हमने इसके ऊपर परफॉर्म करना है। हमारा वीपीएन कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे 3 डॉट्स पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम सेटिंग्स में चले जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हमने अब वीपीएन की सेटिंग्स करनी। हमने लास्ट पे क्लिक करना जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास यहाँ पे ऑटो कनेक्शन। हमने ऑटो कनेक्शन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे ऑन करनी है, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे हमारे पास लिखा आ रहा है पीसी स्टार्टअप। जब भी हमारा पीसी स्टार्ट हो, हमारा वीपीएन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। जो भी हमने लोकेशन सेट की हुई है उसके ऊपर, इसको हमने लाजमी से ऑन करना है। इसको हमने इनेबल कर दिया। फिर इसके बाद आईटो वीपीएन लॉन्च मैनुअली, इसको भी हमने कर देना कि हम मैनुअली इसको लॉन्च करना चाहें तो वो भी हो जाए, ऑटोमेटिकली लॉन्च करना चाहें तो वो भी हो जाए। ठीक है, ये हमने करना है। फिर इसके बाद हम अगला काम करेंगे, वो ये है कि ए स्पेसिफिक वाईफाई इज़ कनेक्टेड। ठीक है, पब्लिक वाईफाई सॉरी एक कनेक्टेड, हमारी पब्लिक जो भी वाईफाई कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, ए यूज़र स्पेसिफिक ऐप इज़ लॉन्च। हमने यहाँ पे ये जो है वो एप्लीकेशन ऐड कर देनी। गूगल क्रोम है, ये ऑटोमेटिकली वैसे तो ऐड हो जाएगी, इसमें प्रॉब्लम वाली कोई भी बात। हमने तीनों कनेक्ट की या ऐड कर दी, वैसे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ स्मार्ट लोकेशन। हमने स्मार्ट लोकेशन को हटा के कनेक्ट करनी स्पेसिफिक सर्वर। हमारा स्पेसिफिक सर्वर यूनाइटेड स्टेट है और उसके आगे लोकेशन क्या थी, डेलस थी। डेलस की थी 5393। हमने इसको कनेक्ट किया या सिलेक्ट किया। फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया, ओके। इसको भी आप इनेबल करना चाहो तो कर सकते हो। इससे क्या होगा कि साइड पे जब भी आपका वीपीएन कनेक्ट हुआ करेगा, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि योर वीपीएन इज कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, हमने इनको इनेबल कर दिया। हमारी लोकेशन ऑलरेडी कनेक्टेड है, वीपीएन ऑलरेडी चल रहा है। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे इस बाकी ये पूरी फ्रेम में एक्सपेंड नहीं होती, अगर होती तो फिर मैं आपको, हम आ जाएंगे इसकी प्राइवेसी एंड सेटिंग सिक्योरिटीज़ के अंदर। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पे हमने IPv6 प्रोटेक्शन को ऑन कर देना है। किल स्विच ऑन करना चाहो तो कर सकते हैं। अब किल स्विच का क्या काम है, इन केस आपका अगर वीपीएन डिस्कनेक्ट होता है तो आपके पीसी में या कंप्यूटर में इंटरनेट ही नहीं चलेगा जब तक आपका वीपीएन कनेक्ट नहीं होगा। इसका ये बेनिफिट है, इन केस आपको लगता है कि भाई आपके पास इस तरह का सीन है कि इंटरनेट आता जाता है, बंद होता चलता है। ठीक है, तो हम जब किल स्विच को ऑन कर लेंगे, इससे क्या होगा कि जब भी हमारा वीपीएन डिस्कनेक्ट होगा, हमारे पीसी से इंटरनेट ही कट आउट हो जाएगा जब तक हम वीपीएन को कनेक्ट नहीं करें। डीएनएस प्रोटेक्शन इसको भी हमने इनेबल कर देना। ब्लॉक ऐड इसको भी इनेबल कर देना है, तीन ऑन की। फिर इसके बाद हमारे पास आईपी कॉन्फ़िगरेशन में लिखे हुए आ रहे हैं मल्टीपल। पहले नंबर पे है बेस्ट सर्वर आईपी हमें नहीं चाहिए, हमें डायनामिक आईपी भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक आईपी चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ स्टैटिक आईपी। ठीक है, ये हमने किया। हम होम पेज पे आगे आने के बाद हमारा जो भी वीपीएन है वो हमने कनेक्ट किया और उसी के ऊपर हमारा वो ये हमारे पास पीसी में वीपीएन की सेटिंग्स हैं। फिर इसके बाद हमने क्या करना, हमने इसका डेट एंड टाइम चेंज करना है। हम आ जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद हमने यहाँ पे सर्च करना है टाइम। जैसे मोबाइल का टाइम चेंज किया एज इट इज़, हम जो है वो डेट एंड टाइम की सेटिंग्स करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें रीजन ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट है, लेकिन जो टाइम जोन है वो पाकिस्तानी आ रहा है, इस्लामाबाद कराची आ रहा है। इसको हमने चेंज करना है, वो चेंज करके अब यूएसए का जो टाइम होता है यहाँ पे लिखा हुआ रहा है UTC+5। ठीक है, यूएसए का जो होता है वो 12 घंटे का डिफरेंस होगा, UTC-5 होगा। आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ये जो -5 वाले सारे आपके पास आ जाएंगे। ये कनाडा आ गया। ऊपर करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्टर्न टाइम यूएसए कनाडा। ठीक, हमने इसको सेलेक्ट कर लेना, हमारा जो है वो टाइम भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये सारी सेटिंग्स की। फिर हम ब्राउज़र पे चले गए। ब्राउज़र पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करते हैं हम Uber.com। हमें ये बता देगा कि भाई जो भी आपका वीपीएन कनेक्ट है किस लोकेशन के ऊपर है, उस चीज़ को हमने वेरीफाई कर लेना कि क्या हमारी लोकेशन एक्यूरेटली वर्क कर रही है। देखें डेलस थी लोकेशन हमने जो कनेक्ट की थी, यूनाइटेड स्टेट हमारा आईपी है, एक्यूरेटली सारी चीज़ें हमारी वर्किंग में है। ठीक है, अब हमने अगला काम क्या करना, पीसी में हमने वीपीएन तो कनेक्ट कर लिया। अब पीसी में काम करने का तरीकाकार क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे पहले आपको ये चीज़ ख़त्म करके, अपलोडिंग आपकी जो है पीसी में वो होगी गूगल क्रोम के थ्रू, और जो भी आपने टिकटॉक के एनालिटिक्स चेक करने हैं वो होगी एम्यूलेटर के थ्रू। ठीक, अब एमुलेटर क्या चीज़ है वो चीज़ आपको समझाता हूँ। एमुलेटर समझ लें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोबाइल के। ये मोबाइल है, अगर आपने अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में मोबाइल चलाना या एक्सेस करना है तो उसके लिए हम एमुलेटर यूज़ कर रहे हैं। एमुलेटर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एम यू प्लेयर। ठीक है, अब ये जो एमुलेटर है थोड़ा सा हाई एंड है। अगर आपके पीसी की स्पेसिफिकेशंस अच्छी हैं तो फिर यह है कि ये आपके पीसी में एक्यूरेटली वर्क करेगा। अब इस सिमुलेटर को यूज़ करने का पर्पस क्या है, ये आपको एंड्रॉयड 12 सपोर्ट करता है, ये आपको एंड्रॉयड 12 प्रोवाइड करता है।
बाकी जितने भी एमुलेटर वो आपको एंड्रॉयड 10 देते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर इन केस आपके पास ये एमयू प्लेयर नहीं चलता तो आप ब्लू स्टैक कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ब्लू स्टैक्स, या इस तरह से ये आ जाएगा। आप डाउनलोड ब्लू स्टैक के बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर लेना अपने पीसी की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने ये एमयू प्लेयर डाउनलोड फॉर विंडो के ऊपर क्लिक किया, ऑलरेडी डाउनलोड और मेरे पास इंस्टॉल भी है। मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँगा, ये मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। जब ये डाउनलोड होगा इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। जहाँ पे मेरे पास ये 4 एक मोबाइल्स बने हो, आप इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम लिख देता हूँ फ़ोन 1, फ़ोन 2, फ़ोन 3, फ़ोन 4, ठीक है। इस तरह से मैं इनके नाम भी चेंज कर सकता हूँ। अब आपने फ़ोन जब क्रिएट कर लेना, फिर पहले मैं समझाता हूँ कि फ़ोन क्रिएट कैसे करना है। न्यू के बटन पे क्लिक करोगे, एंड्रॉइड 12 लिखा हुआ आ गया, आपने इस पे क्लिक किया, फ़ोन क्रिएट हो गया। बस सिंपल सा फार्मूला। जब फ़ोन क्रिएट हो जाएगा आपने इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एज़ सच आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम ही रखनी है। इसकी परफॉर्मेंस कॉन्फ़िगरेशन हाई करोगे तो ये ज़्यादा रैम, ज़्यादा कोर कंज़्यूम करेगा और पीसी की स्पीड को स्लो कर देगा, ठीक है। अब आ जाओगे नीचे, इसका फॉर्मेट जो है वो टैबलेट फ़ॉर्म से हटा के आपने मोबाइल फ़ॉर्म पे कर देना कि भई मेरा ये जो कैलकुलेटर है वो इस तरह से ये बिल्कुल वाइड स्क्रीन में ना आए, जैसे मोबाइल की स्क्रीन शो होती है उतनी स्क्रीन में 9/6 वो 920 हम यहाँ पे रेशो सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। मोबाइल पे ला के 1080p कर लो, जो भी आपको रेजोल्यूशन दे रहा हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमने किया। फिर इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके मॉडल पे आ जाएंगे। मॉडल आप इसका चेंज कर लो, हर मोबाइल का डिफरेंट आपने मॉडल कर लिया। तो मैं इसका सैमसंग कर देता हूँ। जो भी हमारे पास ये मॉडल है कोई एक मैंने सेलेक्ट किया, ईएमआई नंबर आ गया, इसको हमने रैंडमली कर लेना, कुछ भी हम कर। फिर इसके बाद हमने सेव सेटिंग कर देना। समझ लें कि हर मोबाइल का ईएमआई नंबर हमने डिफरेंट करना, मॉडल हमने डिफरेंट करना है, ताकि वो सिमिलर होने की वजह से हमारे आईपी के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना, या हमारे अकाउंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना। जब आप इस तरह से कर लोगे फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जो प्ले का बटन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से आपका ये एमुलेटर ओपन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब आपका ये एमुलेटर ओपन होगा तो ये कुछ मोबाइल की तरह आपको इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें प्ले स्टोर होगा, जिसमें जो वो गूगल प्ले गेम्स होंगी, या कुछ इस तरह का जो है वो आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा। ये आपके पास मोबाइल बना हुआ। हमने क्या करना है, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है सेटिंग्स। सेटिंग्स में हम चले गए। सेटिंग्स में जाने के बाद हमने देखना है कि भाई इसकी डेट एंड टाइम चेंज है कि नहीं चेंज है, ठीक है। वो हमने चेंज करनी। हम सिस्टम में आ गए। ये ईस्टर्न टाइम हमारा यूएसए का है, ठीक है। हम ये बिल्कुल ओके, क्योंकि हमारा वीपीएन कनेक्ट है। एमुलेटर के अंदर हमें वीपीएन कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। जब हमने इसको कर लिया, करने के बाद हम प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे। प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने पहले नंबर पे अपनी प्ले स्टोर की आईडी बना लेनी है, जीमेल के थ्रू कोई भी आप बना लो, ठीक है। फिर इसके बाद टिकटॉक पे क्लिक करो, टिकटॉक आप इंस्टॉल कर लो इसके। जैसे ये मेरे टिकटॉक आ गई, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। आप जो है इंस्टॉल कर लोगे इसके अंदर अपनी टिकटॉक। जब आप टिकटॉक इंस्टॉल करोगे तो इस तरह से आपके पास टिकटॉक आ जाएगी, और सेम एज इट कंटिन्यू विद गूगल आपने करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। जिस जीमेल के ऊपर आपने अकाउंट बनाना है वो जीमेल आपने अपने प्ले स्टोर में पहले ला के लगानी है, ठीक। उसी प्ले स्टोर में आपकी वो जीमेल लगी होगी, फिर आप जब कंटिन्यू विद गूगल करोगे टिकटॉक पे आके, तो वो आपका अकाउंट आपको बना के दे देगी कि भाई ये जो है हमने आपको अकाउंट बना के दिया है। इस तरह से आपके पास टिकटॉक आ गई। टिकटॉक आने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू विद गूगल करना। बेसिकली इसको यूज़ करने के लिए आपके पास जो रैम अच्छी होनी। देखिए मोबाइल बना हुआ आ गया। मैं दूसरा ओपन करना चाहूँ दूसरा भी कर सकता हूँ, जितने मैं चाहूँ यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। मैं पहले नंबर पे आपको ये समझा दूँगी भाई ये कुछ किस तरह का आपको ये विजुअल्स देगा। बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमने मोबाइल में क्रिएट किया अकाउंट कंटिन्यू विद गूगल करके, वैसे ही इसमें भी हम अपना मोबाइल क्रिएट करेंगे। सेटिंग सबकी सेम ही है। सेटिंग्स मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि क्या करनी है और किस तरह से करनी है। सेटिंग्स आपकी एमुलेटर में होंगी, ठीक है। अब पीसी से हमने अपलोडिंग कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो चीज़ आपको समझाता हूँ। आपका वीपीएन ऑलरेडी कनेक्टेड है। आप क्या करोगे, प्रोफाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐड न्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। साइन इन करना चाहो तो साइन इन कर सकते हो। साइन इन में क्या होगा कि जिस जीमेल के ऊपर आपने टिकटॉक का अकाउंट बनाया वो जीमेल आप लगाओगे। अदरवाइज आप करते हो कि विदाउट कंटिन्यू विद गूगल करोगे, तो यहाँ पे आप लिख लो टिकटॉक वन, की ये मेरा टिकटॉक वन है। फिर इसके बाद आप जब टिकटॉक लिख के सर्च करोगे आपके पास टिकटॉक आ गई। इस पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको बोलेगा कि भाई अपने टिकटॉक के अकाउंट को लॉगिन करो, ठीक। यहाँ पे आप अपने टिकटॉक के अकाउंट को लॉगिन कर लोगे। आपकी जितनी भी अपलोडिंग्स होंगी वो सारी की सारी इससे होंगी, और जो भी आपके एनालिटिक्स आपने चेक करने हैं वो सारे के सारे इस एमुलेटर से चेक करने हैं, ठीक। एमुलेटर का बस ये काम है कि हम जो है यहाँ से अपने एनालिटिक्स को चेक करेंगे, क्योंकि टिकटॉक हम जब पीसी पे यूज़ करते हैं गूगल क्रोम पे, हमारे पास मोनेटाइजेशन Can you टूल्स tell me नहीं the होते next हैं, word? ठीक है।
हमारे पास मोनेटाइजेशन टूल्स नहीं आएंगे, ना हमारे पास क्रिएटर रिवॉर्ड शो होगा, ना हमारे पास लाइव इंसेंटिव आएगा, ना हमारे पास गेमिंग इंसेंटिव आएगा गूगल क्रोम के ऊपर। उसको चेक करने के लिए हमें इस एमुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें हमें इस एमुलेटर के अंदर नज़र आती है, ठीक है। कंटेंट यहाँ पे भी आपको सारे का सारा यूएसए का ही नज़र है। ये तरीका अगर आपने फॉलो करना है। एमुलेटर का क्या काम है, सिर्फ और सिर्फ एनालिटिक्स, आपने आपके मोनेटाइजेशन टूल्स सारी चीज़ें ये चेक करने के लिए। जबकि अपलोडिंग हमारी गूगल क्रोम से होगी, क्योंकि एमुलेटर से हमारी अपलोडिंग नहीं होती। राइट नो टिकटॉक किस चीज़ को डिटेक्ट करके अपलोडिंग नहीं करने देता, ठीक है। ये चीज़ आपने कर लेनी है। जब आप अपलोडिंग करने जाओगे तो वो आप करोगे गूगल क्रोम से, और पीसी से जो एनालिटिक्स चेक करनी है वो यहाँ से करोगे, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकंड वे जिसको हम यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट जो है मेथड उसकी तरफ, जिसको हम यूज़ करके, अब पीसी का तो हो गया, अब मोबाइल की तरफ आ जाते हैं कि भाई अगर हमने मोबाइल में करना है वीपीएन कनेक्ट करके, तो वो हम किस तरह से करेंगे। स्क्रीन शेयर करके वो चीज़ भी आपको समझा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें वीपीएन कनेक्टेड है, या फिर इसके बाद आपको मैं फर्दर आगे समझाता हूँ कि हम किस तरह से अपने मोबाइल में वीपीएन को कनेक्ट करके वर्किंग अपनी परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये मोबाइल आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने टिकटॉक मोड भी यूज़ कर रहा हूँ और प्लगइन भी यूज़ कर रहा हूँ। टिकटॉक मोड प्लगइन क्या चीज़ है, ये समझ लीजिए कि क्रैक वर्जन है टिकटॉक का जिसको आप यूज़ करते हुए काम करते हो, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। जब भी इनकी अपडेट आती है तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, क्योंकि ये मेरा जो मोबाइल है जिसमें ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लाइव इंसेंटिव और गेमिंग इंसेंटिव पे काम होने के लिए स्पेसिफिकली मोबाइल है। इसमें चाहे मैं मोड यूज़ करूँ, इसमें चाहे मैं वीपीएन लगाऊँ, इसमें चाहे मैं प्रॉक्सी लगाऊँ, इसका उससे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लाइव इंसेंटिव डिस्क्वालीफाइड नहीं करता, गेमिंग इंसेंटिव डिस्क्वालीफाइड नहीं करता, ठीक है। अच्छा, बात कर रहे थे हम वीपीएन की। इसमें भी देखें आईपी बजट एज इट इज़ है, फेक जीपीएस एज इट इज़ है, लेकिन प्रॉक्सी की जगह पे जो सुपर प्रॉक्सी ऐप लगाए थे उसकी जगह पे ये वीपीएन आ गया, ठीक है। यार, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जो है सबसे पहले नंबर पे आपने जो भी वीपीएन की लॉगिन बाय की होगी या परचेज़ की होगी, ठीक है, आपने वो लगाई, आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। आप सेटिंग्स पे जाओगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे ऊपर लिखा हो रहा है वीपीएन सेटिंग्स, ठीक है। आप वीपीएन सेटिंग्स पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ऊपर लिखा रहा है क्विक क्विक कनेक्ट। इसका क्या मतलब है, क्विक कनेक्ट नाम से पता चल रहा है कि भाई जो भी आप लोकेशन लगाओगे ऑटोमेटिकली उसके ऊपर क्विकली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि भाई जो भी लोकेशन है वो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, और मुझे जो लोकेशन चाहिए वो स्टैटिक आईपी चाहिए, ठीक है। मैं स्टैटिक आईपी पे क्लिक करूँगा। जो भी मेरे पास नीचे स्टैटिक आईपी होगा मैं उसको पिन कर लूँ, या मेरी लोकेशंस में मैं देख लूँगा कि मेरी ऑलरेडी कौन सी लोकेशन चल रही है। जैसे कि मेरे पास ये न्यूयॉर्क की जो भी ये लोकेशन है ये कनेक्ट, मेरी यही एक स्पेसिफिक लोकेशन है। इसी तरह से आप भी जब क्विक क्विक कनेक्शन कनेक्शन में आके आईपी स्टैटिक आईपी पे आओगे, जो भी आप लोकेशन यहाँ पे आपके पास बता 5 1 न्यूयॉर्क या कोई एक आप सिलेक्ट कर लो, ताकि ऑटोमेटिकली जब भी आपका मोबाइल बंद हो के चले, कोई भी इस तरह से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो, तो ऑटोमेटिकली आपका वीपीएन जो भी आपने सेलेक्ट की हुई है उसके ऊपर कनेक्ट होता है। या आपने यहाँ पे सेटिंग कर ली, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ऑटो कनेक्शन के बटन पे आपने क्लिक करके इसको आपने इनेबल कर देना। इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगा। कहाँ पे कनेक्ट करेगा, प्रेफरेंसेस पे आपने क्लिक करना है। लोकेशन आपने इसको दे देनी है। लोकेशन आप फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि न्यूयॉर्क की ये जो लोकेशन नंबर 3 है इसके ऊपर ये कनेक्ट हो, और एक्सेस लोकेशन के ऊपर आपने करके इसको लोकेशन की एक्सेस क्या आपने करनी है। अच्छा, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, परमिशंस आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। परमिशंस पे आपने आना, यहाँ पे हम जो है यहाँ पे लोकेशन बना करेंगे, अलाउ ऑल द टाइम हमने कर दिया, लोकेशन को एक्सेस दे दी। ये क्या करेगा, अब जब भी हमारा वीपीएन डिस्कनेक्ट होगा ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगा क्विक कनेक्ट के थ्रू। और ये प्रेफरेंसेस पे जो हमने क्लिक किया हुआ उसके थ्रू, जो भी हमने स्पेसिफिकली लोकेशन पिन की हुई है उसके ऊपर। किल स्विच हमने कब ऑन करना है, इन केस आपको लगता है कि भाई आपके पास इंटरनेट प्रॉब्लम्स कर रहा है, किल स्विच आप ऑन कर दोगे, ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ के ऊपर कनेक्ट कर दिया करेगा, या आपका इंटरनेट डिसकनेक्ट हो जाएगा जब तक आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा और उसके बाद वीपीएन कनेक्ट नहीं होगा। ये हमने वीपीएन की सेटिंग करनी, और ऐसा हमें इस पर कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, ना मेल वेरीफाई करने की ज़रूरत है, ना ये प्रोटेक्शन एंटीवायरस कुछ भी नहीं हमें चाहिए, हमारा इससे कोई लेना देना। फिर इसके बाद सिमिलरली जैसे पहले हमने टिकटॉक का अकाउंट बनाया, एज इट इज़ हम जो है प्ले स्टोर से टिकटॉक कर सकते हैं। मोड का आपको समझाता हूँ कि खाली मोड कैसे यूज़ करना, उसके लिए वैसे तो वीपीएन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें पहले मोड चल रहा था फिर वीपीएन लगाया। दोनों मेथड्स अपनी जगह पे ठीक है, करना चाहे तो कर सकते हैं। आप टिकटॉक लिख के सर्च करोगे ऑफिशियली टिकटॉक ही आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, या मोड करनी तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक।
आपने इसको कर लिया, इसके बाद जो है आपकी वर्किंग सारी की सारी यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी। मोड का फिर से बता रहा हूँ, एक नुकसान है, जब भी इनकी अपडेट आती है, आपके अकाउंट डिसक्वालीफाइड होना शुरू हो जाते हैं क्रिएटर रिवॉर्ड से, जबकि ये जितने भी अकाउंट्स इस मोबाइल के अंदर हैं, सारे के सारे अकाउंट हैं दूसरे लाइव इंसेंटिव के ऊपर चलने वाले या गेमिंग इंसेंटिव के ऊपर चलने वाले, ठीक है। तो हम मुझे जो है इसके ऊपर कोई लेना देना नहीं है, क्रिएटर रिवॉर्ड डिस्क्वालीफाई हो या कुछ भी हो वट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मुझे लाइव इंसेंटिव से लेना देना है और मुझे गेमिंग इंसेंटिव से लेना देना है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपने लाइव इंसेंटिव पे करना है, गेमिंग इंसेंटिव पे करना, मोड पे कर लो, वीपीएन पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर आपने क्रिएटर रिवॉर्ड पे करना, मोबाइल के अंदर प्रॉक्सी अफोर्डेबल नहीं है, तो फिर वीपीएन लगेगा, साथ आपकी ऑफिशियल टिकटॉक लगेगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेपरेट सेपरेट मैंने समझा दी हैं। ये हमारे पास था पीसी में और जो मोबाइल में वीपीएन कनेक्ट करके काम करने का तरीका है, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया, मेथड नंबर 2। फिर हमारे पास आ जाता है एलडी क्लाउड या क्लाउड फ़ोन। ये बेसिकली आप में से कुछ ही अभी चैट के अंदर भी बोल रहे थे कि भाई क्लाउड फ़ोन, क्लाउड फ़ोन। अब ये क्लाउड फ़ोन क्या चीज़ होती है? जैसे मैं यहाँ पे राइट नाउ अपना मोबाइल चला रहा हूँ पाकिस्तानी, इसी तरह से आपको एक वर्चुअल फ़ोन मिलता है। अब वर्चुअल फ़ोन क्या होता है? आप किसी जगह पे बैठे हुए हो, फ़ोन आप किसी दूसरी जगह पे पड़ा हुआ उसको एक्सेस कर रहे हो। जैसे मैं राइट नाउ पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, मैं यूएसए का एक फ़ोन एक्सेस कर रहा हूँ जो कि आपको परचेज़ करना पड़ता है एलडी क्लाउड वेबसाइट से। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउज़र पे आके यहाँ पे सर्च करता हूँ एलडी क्लाउड, ठीक है। लेकिन ये कॉस्टली है, ये आपको पड़ती है 3800 रुपये की। इसकी सबसे लोएस्ट सब्सक्रिप्शन जो है 3800 रुपये की पर मंथ पड़ती है, या 3100 रुपये समथिंग, इतने रुपए की वो आपको पड़ेगी। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आप यहाँ पे आगे प्ले के बटन पे आपने क्लिक किया, एल डी क्लाउड लिख के सर्च किया था, आपके पास इस तरह से एल डी क्लाउड आ गया, ठीक है। एल डी क्लाउड आने के बाद जो है आपके पास एक इंटरफेस विजिबल हो जाएगा, जहाँ पे ये आपको बोलेगा कि भाईजान ये इंटरफेस है, रिचार्ज करो अपना पहले, ठीक है। अगर आपने कोई डिवाइस परचेज़ करनी है तो ठीक है, ये ऐड डिवाइस देखें लिखा हुआ आ रहा है, मुझे ये बोलेंगे कि भाई रिचार्ज करो, पहले डिवाइस को परचेज़ करो। जैसे मैंने ऑलरेडी एक डिवाइस जो वो परचेज़ की हो, ठीक है। मी के बटन पे आपने क्लिक करना है, जीमेल के थ्रू आपने अकाउंट बना लिया, ठीक है। ये जीमेल के थ्रू मेरा अकाउंट बना हुआ, कौन सी जीमेल है, जो कि इसी ब्राउज़र के अंदर लगी, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको समझाया कैसे, ठीक है। ये आपने किया, फिर इसके बाद वॉलेट में आ जाओगे। वॉलेट में आपको ये बैलेंस बताएगा कि भाई कितना बैलेंस है। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ये नीचे लिखा होगा क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इसके थ्रू आपने बैलेंस ऐड कर लेना, जो भी वट एवर ये बैलेंस है, ठीक है। इसकी कम से कम जो सब्सक्रिप्शन है वो $10 की है, ठीक है। $10 की आपको सब्सक्रिप्शन ऑफर करते हैं, जो कि 1,000 रुपये बनते हैं। इसी वजह से कॉस्ट ज़्यादा करेगी, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। एक तो कॉस्ट ज़्यादा करेगी, दूसरे नंबर पे चलती ही बड़ी स्लो है, ठीक है। ये दो इसके मसले आपको फेस करना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ गया, ये मेरे पास इस तरह से, मैंने जब ये फ़ोन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये एक फ़ोन बना हुआ आ जाएगा मेरे पास, जो कि जैसे मैंने अभी आपको फ़ोन की स्क्रीन मोबाइल से शेयर करके दिखा, उसी तरह से क्लाउड बेस एक फ़ोन होगा जो कि मेरे पास विजिबल होके आ जाएगा। और ये इतना थका हुआ चलता है, ठीक है। इसका जो है मेरी समझ में नहीं आता, इस तरह का बिल्कुल एंड्रॉयड 12 ये आपको देता है। आपने अगर पीसी में काम करना या एलडी क्लाउड यूज़ करना, तो बेहतर हल ये है कि वीपीएन लगा के पीसी में काम कर लो, ठीक है। इसमें ये है कि एक तो आपको इतनी स्पीड स्लो देखने को मिलती है। अगर आपने अच्छी सब्सक्रिप्शन लेनी तो कहीं $20 पे जाती, 6,000 रुपये की वो सब्सक्रिप्शन पड़ती है, तो बेटर हल ये है, ठीक है। अभी देखें स्टिल 85 पे अटका हुआ है। टिकटॉक कब चलेगी, कब होगी, वो फिर बाद की बात है, ठीक है। अभी बेसिकली आपके इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका इंटरनेट जो है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटरनेट होना चाहिए। एमएस जितने कम होंगे आपका जो है ये उतने अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि मैंने इसमें वीपीएन भी कनेक्ट किया हुआ है। कुछ वीपीएन ने इंटरनेट को जो है वो थोड़ा सा बाउंड किया हुआ है, फिर उसके बाद जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो ये और बाउंड हो जाएगा। तो ये चीज़ है, यूज़ किया जा सकता है, रिकमेंडेड ये भी, लेकिन ये कॉस्टली है, ज़्यादा कॉस्ट करेगा। तो बेहतर हल ये है कि हम दूसरे किसी वे की तरफ चले जाएँ, और ये भी पर मंथ आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ती है, फिर जाके ये यूज़ होता है। ये हमारे पास ये एलडी क्लाउड हो जाता है। सेम ऐसे समझ लें मोबाइल है, जिसमें हमें कोई प्रॉक्सी नहीं लगाना पड़ती, कोई वीपीएन नहीं लगाना पड़ता, कोई हमें आईपी विडजेट या कोई फर्दर फेक जीपीएस नहीं लगाना पड़ता। सिंपली टिकटॉक को इंस्टॉल करो और आगे काम करो, ठीक। वही हम जब बाईपास करके यूज़ कर रहे हैं, तो बात वहीं पे हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास नेक्स्ट वे है जिसको हम यूज़ करते हुए काम कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से। अच्छा जी, ये हो गया। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं टिकटॉक मोड की। अब ये टिकटॉक मोड है क्या चीज़ है, मैं थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। इस तरह से ये जो है आ जाएगा प्लगइन और ये मोड दोनों, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप में से अगर किसी ने लाइव इंसेंटिव, गेमिंग इंसेंटिव पे करना है या नॉन मोनेटाइज़ अकाउंट्स पे काम करना है, क्राइटेरिया पूरा करने की हद तक, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि बिफोर मोनेटाइज़ेशन ये सिर्फ़ उनके लिए जो कि इन्वेस्टमेंट राइट नाउ उतनी नहीं कर सकते।
है। अब मुझे पता ना कि भाई किसने किस तरह से जॉइन किया है, हमने किस तरह से स्कॉलरशिप्स दी हैं। तो ये है कि फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसको ये है कि ये मेथड यूज़ कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ क्राइटेरिया पूरा करने की हद तक, 1 लाख व्यूज़ पूरे करने की हद तक। मोनेटाइज़ अकाउंट नहीं चलेंगे इसके ऊपर, ठीक है। प्लगइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से ये इंटरफेस आएगा। अच्छा, फ़िलहाल तो मुझे ये बोलना है कि भाई अपडेट करो इसको, ठीक है। मैं अपडेटेड वर्ज़न ही आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल नहीं करता, अगर ये ऐसे तो इसी तरह से ही आएगा, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है रीजन, सिंपली हमने सिर्फ इस पे रीजन चेंज करना है। रीजन चेंज करने के बाद टिकटॉक को ओपन करेंगे, अकाउंट बना के क्रिएटर रिवॉर्ड आ जाएगा, बस सिंपल फार्मूला। लेकिन ये कि जब इसकी अपडेट्स आएगी, जैसे अभी मैंने बताया कि देखो मुझे बोलना था कि अपडेट करो। इसके बाद अगर क्रिएटर रिवॉर्ड वाला आपका अकाउंट है तो फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं अकाउंट के ऊपर। समटाइम शैडो बैन्स लग जाते हैं, व्हाटएवर 100 प्रॉब्लम आती है। टिकटॉक ऑफिशियली अपनी पॉलिसीज़ के अंदर ये क्लियर करता है कि आप अगर अनऑफिशियल टिकटॉक ऐप यूज़ कर रहे हो तो मोनेटाइज अकाउंट्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास मोड है जिसको हम यूज़ करके सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ पूरे करेंगे। मोनेटाइज जब हमने करना है तो उसका हमने ऑथेंटिक हल ही रखना है। वो ऑथेंटिक हल हमारे पास क्या है, या तो वीपीएन डेडिकेटेड होगा या फिर हमारे पास प्रॉक्सी होगी, ठीक है। जिन्होंने एलडी क्लाउड पे करना कर सकते हैं, डिपेंड ऑन देम। कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन ये कि फिर वो रीन्यू करना पड़ेगी। तो वो सारे सिनेरियोज हैं उनके, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया आरडीपी। आरडीपी जैसे वर्चुअल फ़ोन हमारे पास यहाँ पे एलडी क्लाउड है, वैसे ही आरडीपी एक वर्चुअल कंप्यूटर होता है। जैसे मैं अपना ये कीबोर्ड माउस के थ्रू कंप्यूटर चला रहा हूँ, इसी तरह से मुझे किसी दूसरी लोकेशन पे पड़े हुए कंप्यूटर की एक्सेस मिलेगी। उसकी कॉस्ट क्या होती है पर मंथ? 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये भी होता है, डिपेंड ऑन दी स्पेसिफिकेशन जो आप आरडीपी बाय कर रहे हो। 8 GB 8 कोर की जो आरडीपी है वो 6,000 रुपये में समथिंग में पड़ती है, डेडिकेटेड बता रहा हूँ, ठीक। जो कि रीन्यूएबल होती है। मतलब ये कि ये नहीं कि आपने 30 दिन यूज़ किया फिर उसके बाद नया कंप्यूटर आपको बना के देंगे, फिर 30 दिन यूज़ किया फिर नया कंप्यूटर बना के देंगे। इसमें ये कि रीन्यूएबल की प्राइस ज़्यादा है, जबकि जो दूसरी आरडीपीज़ अज़ूर की, अब अज़ूर की आरडीपीज़ रीन्यूएबल नहीं होती। उसमें क्या होता है कि वो आपको एक 30 दिन यूज़ किया आपने, फिर उसके बाद आपको नया वो बना के देंगे सारे का सारा कंप्यूटर के, इसमें अब अकाउंट लॉगिन करो, बार-बार फिर हर मंथ आपको अकाउंट स्विच करना पड़ते हैं, तो उससे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तभी आरडीपीज़ के ऊपर मैंने काम करवाया था, इवन दो कि मैंने यूएसए में कंप्यूटर्स रखवा के भी काम करवाया था। जब मैंने टिकटॉक के ऊपर स्टार्ट लिया था, 8 एक कंप्यूटर मैंने रखवाए थे यूएसए में, वहाँ से मैंने वर्किंग करवाई थी, ठीक है। रिजल्ट्स मुझे वहाँ पे भी सिमिलर ही आए थे, रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे भी सिमिलर आए थे जो मैंने वीपीएन के थ्रू काम करवाया था पीसी में। तो बात वहीं पे घूम घुमा के आ जाती है। अगर आपका काम करने का तरीका ठीक है तो फिर वट जो भी मेथड है, प्रॉक्सी है, वीपीएन, एलडी क्लाउड है, टिकटॉक मोड है, सारे तरीकों का मैंने आपको निचोड़ दे दिया कि कौन सा तरीका किस पर्पज़ के लिए, किस वे को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, वीपीएन भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड है जब तक आप डेडिकेटेड आईपी यूज़ कर रहे हो। एलडी क्लाउड स्पीड स्लो है, मेरा कोई ऐसा इसके ऊपर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। जिनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो यूज़ कर सकते हैं। मोड सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ पूरे करने की हद तक यूज़ करें, मोनेटाइज पे चलाएंगे तो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। और ये कॉस्ट भी ज़्यादा करती है एलडी क्लाउड, ठीक है। और हमारे पास आरडीपी, ये भी कॉस्ट ज़्यादा करेगी, 6,000 रुपये 7,000 रुपये पर मंथ आपको पड़ते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ही मिलेगा इस तरह से, आपको भी उसमें एमुलेटर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपनी वर्किंग करते हो, तो ये सारा सीन सिनेरियो होता है हमारे पास, डिफरेंट मेथड है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि भाईजान हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 था, हमारी जो भी कन्वर्सेशन हुई थी ऊपर, ठीक है, 2 पॉइंट्स हमने ये क्रिएटर रिवॉर्ड, उसकी पॉलिसीज़, फिर उसके बाद अकाउंट किस तरह से बनाना है, उसके ऊपर सेटिंग्स की तरफ अब हम आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि लिंक पेमेंट मेथड एंड एंटर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन टू गेट पेड विदाउट डिले। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दिया, जो कि ओवरव्यू के ऊपर ही थी। प्रैक्टिकल हम करेंगे अपनी जो क्लास होगी मोनेटाइजेशंस के ऊपर, उसके ऊपर। बाकी मैं इसके बारे में आपको थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन कन्वे करता हूँ। जब हमने पेमेंट मेथड सेटअप करना होता है तो कैसे सेटअप करना होता है, से हमारे पास जब वो कोई भी ऐसा सच प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब टिकटॉक हमें यूके के अकाउंट्स के ऊपर 2 चीज़ें बोलता है कि भाई आप पेयोनियर भी लगा सकते हो, आप पेपाल भी लगा सकते हो। अब जिन्होंने पेयोनियर लगाया होता है, पेमेंट्स उनकी सेफली आ जाती है, लेकिन पेयोनियर जो है आगे उनकी पेमेंट्स को होल्ड पे सम टाइम ले लेता है। रिसेंटली जब ये 15 तारीख को पेमेंट्स आई थी तो मेरा एक स्टूडेंट था, कह रहा था कि मोहसिन भाई मेरी ऐसे-ऐसे पेपाल में पेमेंट आई, मैंने पेपाल से आगे पेयोनियर में ट्रांसफ़र की तो वो उन्होंने होल्ड पे ले लिया, वो अप्रूव ही नहीं कर रहे, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं वेरीफ़ाई कर। मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है वो पेपाल है। आप बिज़नेस पेपाल बनवा सकते हैं, वेल एंड गुड है। कैसे बनेगा? एलएलसी की डिटेल्स के ऊपर या एलटीडी की डिटेल्स के ऊपर। पर्सनल पेपाल बनवा सकते हैं, वेल एंड गुड है, उसको भी यूज़ करें। पर्सनल पेपाल ओरिजिनल डिटेल्स के ऊपर बनवाना है। ये ना हो कि आप मुझे बोले मोहसिन भाई मैं यूके की सिम ले लेता हूँ या यूएसए की सिम ले लेता हूँ, उस सिम के ऊपर पेपाल बना लेता हूँ, ठीक है।
अब वो आकिफ़ुल्लाह मेरा स्टूडेंट था जिसकी मैंने अब वो भेजी थी पिक्चर्स, तभी आज से कोई 3 माह पहले की बात है, उसने फेक सिम के ऊपर अपना पेपल बनाया था, $2000 ज़ाया करवा के बैठा था। तो ये मसले मसाइल आ जाते हैं क्योंकि सारी डिटेल्स ही फेक आपने लगाई हुई हैं। जब डिटेल सारी फेक होंगी, आप उसको कर रहे हो तो फिर ये कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगी, पेमेंट कभी भी पेड ही नहीं होगी, ठीक। अब पर्सनल पेपल आपने कैसे बनवाना है, कोई जानने वाला रिश्तेदार आउट ऑफ कंट्री है आपका, दुबई, सऊदी या किसी भी मुल्क है, आप उसको बोला कि भाईजान मैंने पेपल बनवाना है, आप जो है अपनी मुझे डिटेल्स दो, उधर का एड्रेस दो, उसका उनका नंबर लो, ठीक है, जो भी उनका उधर का नंबर है, सेल नंबर है, फ़ोन नंबर है, वो नंबर लगेगा, उनका एड्रेस लगेगा, सारी डिटेल्स आपको ऊपर ही बताता जाएगा कि भाई ये डिटेल्स लाओ, आपका पेपल बन जाएगा। जीमेल आप अपनी खुद की लगा सकते हो, पासवर्ड आप अपना खुद का रख सकते हो, ताकि आप जो है जीमेल पासवर्ड लगा के अपने प्रॉक्सी वाले मोबाइल में या वीपीएन वाले मोबाइल में उस पेपाल को लॉगिन कर लो अपने पास, ठीक है, ना कि उसी बंदे के पास वो लॉगिन है, ठीक है। इसकी ऑथेंटिसिटी या ऑथोरिटी आप अपने पास रख सकते हो, उसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। बाकी हमारे पास एक तीसरा हल भी है, सर्विस प्रोवाइडर्स, हम सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज भी ले सकते हैं। ये 3 ऑथेंटिक मेथड्स हैं। पेपल बनाना किस तरह से है, मैंने कुछ ओवरव्यू दे दिया, लेकिन आगे फर्दर आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली हमने कैसे परफॉर्म करना है। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात करते हैं जो कि हमारा पॉइंट नंबर 3 था कि भाई हमने किस तरह से पेमेंट मेथड सेटअप करना होता है। ओवरव्यू दे देता हूँ, प्रैक्टिकली आपको अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन वाली क्लास में बताऊंगा कि कैसे हमने इसको लगाना। आप जब पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करोगे, आपको एक नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके आएगा। ये हमारे पास एक नेक्स्ट पेज आ गया। यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि भाई सर्विसेज फ़ी 1.5% हम जो है हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर कट करेंगे। मैक्सिमम जो फ़ी होगी वो $20 पर ट्रांज़ैक्शन हो सकती है, और फंड जो भी आपके 1 बिज़नेस डे के अंदर जाएँगे, मतलब जब भी आपके टिकटॉक की तरफ से पेमेंट आएगी 24 घंटे के अंदर-अंदर आपके पेआउट में आ जाएगी। मिनिमम आप विथड्रॉवल ले सकते हो $1 का, मैक्सिमम नो लिमिट है, जितना भी बड़ा पेआउट है आप उसका विथड्रॉवल ले सकते हो। सिंपली आप ये पेपाल के ऊपर क्लिक करते हो, आपको एक नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे बोलेगा कि हमने आपकी मेल के ऊपर 6 डिजिट्स का वेरिफिकेशन कोड भेजा, वो आप कोड लगाओ, उसके बाद आप अपना पेपर लगा सकते हो, ठीक है। ये सीन सिनेरियो आगे हम डिस्कस करेंगे, इसका तरीकाकार इस तरह से है। सिर्फ अभी आपने समझना है, इस पे अभी प्रैक्टिकल करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमारी मोनेटाइजेशन के बाद इंप्लीमेंट होती है। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में भी मैंने आपको समझाया, फर्दर हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे अपनी जो अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन वाली क्लास है कि क्या चीज़ और कैसे हमने करना है, ठीक है। अच्छा, हमारा ये पॉइंट नंबर 3 भी क्लियर हो गया कि भाई किस तरह से हम ये कर सकते हैं। ओवरव्यू मैंने आपको दिया, फिर इसके बाद हम जो है अब सेटिंग्स की तरफ आ जाते हैं कि भाई हमने टिकटॉक के अकाउंट की सेटिंग्स कौन-कौन सी करनी है। सबसे पहले नंबर पे हमने इनेबल 2 फैक्टर वेरिफिकेशन जो है या ऑथेंटिफिकेशन ऑन करनी है, ताकि हम जो है अपने अकाउंट की सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज़ कर पाएँ, ठीक है। हमारे अकाउंट्स के ऊपर कोई इस तरह की एक्टिविटी करने जाता है या कोई अननोन पर्सन लॉगिन करने जाता है या बाय चांस हमारे से हमसे जो है वो किसी को डिटेल्स हमारे अकाउंट की शेयर हो जाती हैं, तो वो बंदा एक्सेस करने बैठता है, तो उसको तब तक उस अकाउंट की एक्सेस नहीं मिलेगी जब तक हम उसको वेरिफिकेशन कोड ना दे दें, ठीक है। ये चीज़ हमने कैसे करनी है, हम आ जाते हैं मोबाइल में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं वापस से इस टैब में आता हूँ जहाँ पे मोबाइल बना हुआ था या हमने क्रिएट किया था न्यू अकाउंट। जैसे कि ये हमारे पास ये अकाउंट आ गया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये हमारा अभी जो हमने फ्रेश अकाउंट क्रिएट किया था वही वाला आ गया। हमने ये 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ये बनी हुई आ रही 3 लाइन्स पे हमने क्लिक किया। सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर हमने आ जाना। सेटिंग एंड प्राइवेसी में आने के बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है सिक्योरिटी एंड परमिशन, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। सिक्योरिटी एंड परमिशन पे क्लिक करने के बाद वो ये देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ है, और हमारे पास यहाँ पे जो सेव लॉगिन है इस डिवाइस में हमने की थी वो भी ऑफ है। हम सबसे पहले नंबर पे सेव लॉगिन को ऑन कर लेंगे, ताकि हम जब भी अपनी इस डिवाइस के अंदर अकाउंट को लॉगिन करें तो हमें बार बार डिटेल्स ना लगाना पड़े, ये हमारी डिवाइस ट्रस्टेड डिवाइस के अंदर आ जाए और ये ऑटोमेटिकली अकाउंट को लॉगिन कर दिया करे, ठीक। ये काम किया। फिर इसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमने इनेबल करनी है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें जो वो नेक्स्ट एक पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे बोल रहा है कि फ़ोन नंबर और मेल आप लगा लो। हमने ना तो फ़ोन नंबर लगाना है, ठीक है, हम मेल लगाएँगे, मेल लगाने के बाद और पासवर्ड लगा देंगे। ये 2 काम हम करेंगे। अगर ऑथेंटिफिकेटर लगाना है तो फिर आप गूगल ऑथेंटिफिकेटर लगाएँगे। ये थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, आपने किसी जीमेल के ऊपर ऑथेंटिफिकेटर लगाया हो, आपको कल को पता ही ना हो कि भाई किस जीमेल पे लगाया हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो बेहतर हल ये है कि उसी जीमेल के ऊपर आप और पासवर्ड के थ्रू आप जो ऑथेंटिफिकेशन ऑन कर दो, जीमेल पे कोड जाएगा, फिर आपका अकाउंट लॉगिन होगा। आपने टर्न ऑन के बटन पे क्लिक करना है, ये आपके पास इनेबल होके आ जाएगा। यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं कि आप इसका पहले पासवर्ड रखो, क्योंकि मैंने जब ये अकाउंट क्रिएट किया था तो कंटिन्यू में गूगल करके क्रिएट किया था। रैंडमली जो पासवर्ड था वो मेल वाला था। यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि भाई आप स्पेसिफिकली पासवर्ड रखो। मैं लेट्स सपोज कोई भी यहाँ पे पासवर्ड रख देता हूँ, या मुझे बता रहे हैं कि भाई एक स्पेशल कैरेक्टर लाजमी ऐड करो इसके अंदर।
मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड रख दिया, तीनों के तीनों टिक मार के कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पेज आ जाएगा जहाँ पे बोलेगा कि भाई नंबर लगाओ। हमने नंबर नहीं लगाना, सिंपली यहाँ पे लिखा होगा स्किप। हमने स्किप के बटन पे क्लिक करके इसको स्किप कर देना है और नेक्स्ट एक पेज पे आ जाएगा जहाँ पे बोलेगा कि भाई आप अपनी इस डिवाइस को ट्रस्टेड डिवाइस बनाना चाहते हो, जैसे कि सैमसंग S21 ये मोबाइल है। मैं इसको बोलूँगा कि भाई ऐड ट्रस्टेड डिवाइस, कि ये मेरी डिवाइस जो वो ट्रस्टेड डिवाइस में आ जाए। जब भी मैं अपना अकाउंट इस डिवाइस में लॉगिन करूँ तो मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाए, मुझे कोई ऐसा वेरिफिकेशन ना करना पड़े। इन केस आप अगर इसको ऑफ करते हो तो फिर बार बार आपको वेरिफिकेशंस करना पड़ती है कि भाई ये मैं ही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारी एक सेटिंग हो गई जिसके थ्रू हम अपने अकाउंट की सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हैं या मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैनेज डिवाइसेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये चीज़ आपने लाज़मी ध्यान में रखनी है कि आपका जो अकाउंट है वो किसी एक लोकेशन के ऊपर बस लॉगिन हो, ठीक है। आपका अकाउंट अगर मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर लॉगिन होगा, मल्टीपल लोकेशंस उसके ऊपर आएँगी, मल्टीपल आईपीज़ उसके ऊपर आएँगे, तो फिर आपके अकाउंट के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं शैडो बैन की, व्यूज़ ना आने की। एक ही डिवाइस होगी, उसी डिवाइस में ये अकाउंट रहेगा, जब तक चल रहा है तब तक चलेगा, जब तक बैन नहीं हो जाता तब तक ये इसी में रहेगा, कोई इसकी लोकेशन हमने चेंज नहीं करनी। जब हमारे अकाउंट्स की लोकेशन स्विच होती हैं, तब हमारे अकाउंट्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ते हैं। इफ़ेक्ट क्या होते हैं? व्यूज़ ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, आईपी चेंज की वजह से शैडो बैन लगना शुरू हो जाते हैं। एक ही डिवाइस रखो, एक ही आईपी रखो, बस चलने दो जैसे चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये हमने फर्स्टली सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद हम जो है यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप, अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए सिक्योरिटी चेकअप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब पहले क्या था, 3 मुझे ये बता रहे थे कि भई आपकी मेल लगी हुई है, योर डिवाइस ट्रस्टेड डिवाइस है, सिक्योरिटी एक्टिविटी, ये आपके तीनों इनेबल थे। यहाँ पे मुझे बता रहे थे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने नहीं की, अभी हमने वो भी कर ली। पास की बता रहे हैं, पास की में आप अपना जो है वो फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, ठीक है। फ़ोन नंबर हमने लगाना नहीं है। सेटअप के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पास की, आप मेल लगा लो, जो भी है ऊपर आपको बता रहा है कि भई आपने करना है तो कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। करना है तो कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस कर लेना चाहिए, ठीक है। सेटअप के बटन पे क्लिक करोगे, आपको बोल देगा कि भाई कंटिन्यू करो जो भी आपकी जीमेल है, उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट वो स्टेप बता देगा, उसके अकॉर्डिंग आपने पास की लगा देनी। ये आप अपने अकाउंट के ऊपर काम करोगे। एक ही मोबाइल में आपने कितने अकाउंट चलाने हैं, ये चीज़ भी नोट डाउन कर लें। आपने ड्यूल स्पेस अब से यूज़ नहीं करना। ड्यूल स्पेस के ऊपर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि एक चीज़ इतनी ज़्यादा स्पैम हो जाए तो फिर क्या होता है कि टिकटॉक उसको डिटेक्ट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे ये अभी इसके ऊपर हुआ टिकटॉक मॉड के ऊपर, फिर ये ड्यूल स्पेस के ऊपर भी प्रॉब्लम्स आई। हम सिर्फ़ और सिर्फ मेन टिकटॉक एप्लीकेशन के अंदर अपने अकाउंट चलाएँगे, स्विच करके मैक्सिमम 8 अकाउंट हमारे स्विच हो जाते हैं। 8 अकाउंट मैक्सिमम आप चला सकते हो, मिनिमम डिपेंड ऑन यू जितने ईज़िली मैनेज हो जाए, ठीक है। आपने सिक्योरिटी चेकअप को कर लेना, फिलहाल तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बोलेंगे पैटर्न लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। फ़ोन नंबर को हमने स्किप करना, हमने कोई फ़ोन नंबर नहीं देना। ये हमारा सिक्योरिटी चेकअप होगा हमारे अकाउंट का, जो कि हमने करना है, ठीक है। या सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज़ करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है। फिर इसके बाद अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स लाइक पासवर्ड शेयरिंग, ठीक है। इसकी तरफ आ जाते हैं। अब पासवर्ड शेयरिंग इसको हमने सिक्योर किया। इसके बाद हम फर्दर कौन-कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं जब हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, उसके ऊपर करते हैं। उनमें से सर-ए-फ़हरिस्त हमारे पास जो मिस्टेक है वो क्या होती है, हम उसी टाइम उस अकाउंट का यूज़र नेम रखने बैठ जाते हैं, उसी टाइम उसका नाम रखने बैठ जाते हैं, प्रोफ़ाइल पिक्चर लगाने बैठ जाते हैं। जब हमने कंटेंट फ़ाइनल करना होता है या जब हम कंटेंट फ़ाइनल कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम कहते हैं भई प्रोफ़ाइल पिक्चर चेंज करो, यूज़र नेम चेंज करो, इसका चेंज करो, नेम चेंज करो। तब क्या होता है, अकाउंट हमारा शैडो बैन होना शुरू हो जाता है। जैसे अकाउंट है वैसे ही रहने दो, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहली मिस्टेक नंबर 1 यूजुअली लोग ये करते हैं, ठीक है। दूसरी मिस्टेक नंबर 2 क्या करते हैं, जब अपलोडिंग कर लेते हैं आप क्या करते हैं, बार-बार रिफ्रेश करके चेक करोगे भाई कितने व्यूज़ आ गए। ये चीज़ भी नहीं करनी, इसके थ्रू भी जो है आपका अकाउंट शैडो बैन हो जाता है। हर 10 मिनट बाद ये जो है हमें जब वो खुरक हो रही होती है कि भाई उठाओ मोबाइल और पकड़ो, रिफ्रेश करके देखो कि भाई कितने व्यूज़ आ गए थे। जब बार-बार आप ये चीज़ करोगे न्यू अकाउंट्स के ऊपर तो पक्का शैडो बैन होना। अपलोडिंग कर दी, अब बंद करो, साइड पे लगाओ, दूसरा अकाउंट ओपन करो। ये सीन सिनेरियो करना और ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अपलोडिंग वाले फ़ेज़ पे अभी हम नहीं आए, जब हमारी अपलोडिंग वाली क्लास होगी तब मैं बताऊँगा कि भाई अपलोडिंग कैसे करनी, क्या करना है, किस तरह से करना है। अभी हमारी कंटेंट की क्लासेस आनी, फिर इसके बाद हमारा अपलोडिंग वाला फ़ेज़ आना, ठीक है। ये था अकाउंट क्रिएट करने का राइट नाउ, ठीक है। ये हमने किया, फिर इसके बाद फॉर यू पे आके हमने क्या करना होता है, फ़िलहाल जब तक आपके कोई भी कंटेंट फाइनल नहीं हो रहे, आप रैंडमली स्क्रॉलिंग करो, रैंडमली वीडियोज़ को देखो, ठीक है। ऑब्ज़र्व करो कौन-कौन से कंटेंट्स टिकटॉक पे चल रहे हैं, जो कि ऑटोमेटेड है, या किस तरह के कंटेंट्स आप बना सकते हो। ये सिंपल आपने चीज़ करनी है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ताकि आपका जैसे वार्म अप
ज़्यादा से ज़्यादा हम 24 घंटे सिर्फ़ अपने एक अकाउंट का वार्म अप करते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी अपलोडिंग शुरू कर लेते हैं। लेकिन आप 2, 3, 4 दिन भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब तक हमारी अपलोडिंग वाली क्लास नहीं होती तब तक मैंने आपकी प्रैक्टिकल्स करवा के बेस बनाना शुरू कर देना कि भाई ये वार्म अप होता है, ये अकाउंट की सेटिंग्स होती है। राइट नाउ देखिए ट्रंप की न्यूज़ेज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही हैं, हर दूसरी न्यूज़ देखें इसी की आ रही है। इसके ऊपर मैं बताऊँगा कि कैसे हमने काम करना है। अच्छा जी, ये हमारी होगी अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स के अंदर पहली नंबर पे जो सैर-ए-फ़हरिस्त थी, वो चीज़ हमने डिस्कस की। यूज़र नेम, नेम कुछ चेंज करना नहीं, कुछ रखना नहीं जब तक कंटेंट फाइनल ना हो जाए। बार-बार रिफ्रेश करके देखने की ज़रूरत नहीं, बार-बार अकाउंट को ओपन करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस सिंपली फॉर यू पे जाओ, वीडियोज़ देखो, चिल करो, कुछ करना नहीं है अभी। फिर हम आ जाएँगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले नंबर पे हम जो है ये चेक करेंगे। अच्छा, अब हमें जो मेल वेरीफ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, मेल हमारी ऑलरेडी वेरीफ़ाई होगी। हमने ये जो सिक्योरिटी चेकअप ऑलरेडी कर, हमने अपनी ट्रस्टेड डिवाइस भी ऐड कर ली हुई है, वो भी हमारी जब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम आ जाएँगे ब्राउज़र सेटिंग्स में, ब्राउज़र सेटिंग्स में हमने क्लिक करना है। यहाँ पे हमने क्या करना, ऊपर लिखा हुआ आएगा हमारे पास ऑल पेमेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ यहाँ पे क्या ऐड होगा, कार्ड ऐड होगा। अगर आप टिकटॉक से कॉइन परचेज़ करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका कार्ड आपके पास आ जाएगा, बार-बार आपको कार्ड नहीं लगाना। लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे क्या काम की चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। हम जो है इस यहाँ से बैक आएँगे, बैक आने के बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम क्लिक करना है। ये इन्फॉर्मेशन हमने क्यों देना होती है, ताकि हम इस चीज़ की श्योरिटी दें टिकटॉक को कि भईजान ये हमारी जीमेल है, ये यूज़र नेम है, ये उसका लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, फ़ोन नंबर है। जब आप एसएसएन बाय करोगे तो उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई आएँगी, ठीक है? उस बंदे का फर्स्ट नेम भी होगा, कुछ भी हम कहते हैं भई फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम था, उसका फ़ोन नंबर था। ठीक है? हमने ये सारी चीज़ें डाली, स्ट्रीट एड्रेस है, फिर इसके बाद स्टेट है का, ठीक है? अपार्टमेंट है, फिर इसके बाद कंट्री आ गई, स्टेट आ गई, सिटी आ गई, ज़िप कोड आ गया, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और आपने इसको सेव कर लेना। सेव करने के बाद ये इस चीज़ की श्योरिटी होगी या प्रूव होगा कि ये डिटेल्स हैं आपके अकाउंट की, और जब आप आइडेंटिटी वेरीफ़ाई करने जाओगे अपने अकाउंट की, जब वो मोनेटाइज़ हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली इस चीज़ को पिक करेगा कि हाँ, भई ये जो है डिटेल्स मेरे इस अकाउंट के ऊपर रजिस्टर हुई थी और मैंने आइडेंटिटी वेरीफ़ाई भी सेम डिटेल से की हैं, तो मेरी जो आइडेंटिटी वेरीफ़ाई हो रही है या होने जा रही है, वो रिजेक्ट नहीं होगी। बाकी अगर डिटेल चेंज भी हो तो फिर भी अप्रूव हो जाती है, लेकिन एक रिस्क नहीं लेना चाहिए। सम टाइम हमें उसके ऊपर फिर ये कि वो रीट्राई का ऑप्शन दे देते कि भई अप्रूव नहीं हो रही है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन वाली क्लास के अंदर, ठीक है? ये चीज़ हमने करनी है। अच्छा जी, ये हमारा काम होगा। फिर हम आ जाएँगे, स्क्रॉल डाउन थोड़ा-सा नीचे करेंगे, यहाँ पे लिखा आएगा कंटेंट प्रेफ़रेंसेस, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे पहले नंबर पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है फ़िल्टर कीवर्ड्स, ठीक है? अब फ़िल्टर कीवर्ड्स में हमें ये बताएगा कि भईजान आपने जो कीवर्ड्स लगाना है, व्हेन यू फ़िल्टर अ कीवर्ड यू वज़न्ट सी द पोस्ट। हमने वो कीवर्ड फ़िल्टर करने हैं जो पोस्ट हम अपने अकाउंट के ऊपर नहीं देखना चाहते। कंटेन दी वर्ड इन द टाइटल, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में अगर वो होंगे, इसमें हम जो है वो गालियाँ जो भी बोलते हैं, ठीक है, एफयूसीके हो गया, फर्दर इस तरह के जो भी हो गए, या हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई कंटेंट्स हैं हमारी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे कंटेंट का इंटरेस्ट है पॉडकास्ट का, हमें फॉर यू के ऊपर कंटेंट आ रहा सारा कैट्स का, ठीक है, हम यहाँ पे कैट का कीवर्ड ऐड कर देंगे, हमारे फॉर यू के ऊपर कैट्स की वीडियो नहीं आएंगे, ठीक है, ताकि हमारी फॉर यू फीड जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है, या जो हमने अपना होम पेज ट्रेन करना है वो ख़राब ना हो, ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रेन करना है, ठीक है, या आप यहाँ पे कीवर्ड लगा सकते हो, ठीक है, बाकी इसका फ़िलहाल आप कर लो फिर भी ठीक है, एफयूसी के इस तरह की जो गालियाँ वो देते हैं वो लगा लो, ठीक है, ताकि आपके पास ये चीज़ ना शो, ठीक है। फिर इसके बाद ऑडियंस कंट्रोल आ गया। अब ऑडियंस कंट्रोल में हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे 18 जो है वो अंडर 18 ईयर ओल्ड को हमारा ये कंटेंट ना हो, क्योंकि हमने जब पॉडकास्ट टाइप के कंटेंट लगाने वो सम टाइम उसमें थोड़ी-सी लैंग्वेजेज़ या वर्डिंग ऐसे यूज़ करते हैं, और ये चीज़ जब होगी तो हमारा जो है वो टिकटॉक का अकाउंट सम टाइम टिकटॉक इसको पकड़ता है कि भाईजान आपके अकाउंट के ऊपर 16 साल की ऑडियंस है और आपका कंटेंट जो है वो इस तरह की वर्डिंग वाला है, तो हम जो है आपके अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, शैडो बैन कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हमने इस चीज़ को भी कर देना इनेबल, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद ये सारे के सारे एज़ इट इज़ इनेबल रहेंगे, ठीक है। अब नोटिफिकेशन में हमारे पास यहाँ पे होगा रिक्वेस्ट मैसेजेस, इसको आप इनेबल करोगे तो जो भी आपको नोटिफिकेशन आएगा वो रिक्वेस्ट मैसेज के अंदर जाएंगे, ठीक है, सेटिंग्स में रिक्वेस्ट मैसेज आएँगे, फिर वो आप उसके मैसेजेस को देख पाओगे। अब इसको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है, इन केस आप जब टिकटॉक शॉप पे काम करने जाओगे, तो ये चीज़ इफ़ेक्ट करेगी कि जो लोग आपको मैसेजेस कर रहे हैं बाय एंड सेल पर्पज़ के लिए कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है अपने अकाउंट पे लगाओ, मैं आपको उसमें परसेंटेज दूँगा, तो उसमें आपको फिर ये कि मैसेजेस उसको सारे के सारे रिक्वेस्ट में जाएँगे। जैसे आप मैसेंजर यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे स्पैम में मैसेजेस
फिर हम चले जाएँगे एक्टिविटी सेंटर में। एक्टिविटी सेंटर में जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएँगे कि भाई हमने क्या देखा है, कि जो भी हमारी हिस्ट्री होगी वो सारी बिल्ड हो जाएगी। वॉच हिस्ट्री आ गई हमारे पास, ये देखी हैं, कमेंट्स आ गए, ठीक है? ताकि हमें इस चीज़ का आइडिया हो कि क्या हम अपनी फॉर यू फीड उस तरह से बना पा रहे हैं। अगर हमारा पॉडकास्ट का कंटेंट है तो क्या हमारी जो वॉच हिस्ट्री है उसमें सारे का सारा पॉडकास्ट का कंटेंट आ रहा है। जबकि मैंने ये रैंडमली अभी किया था तो मुझे सिर्फ ये रैंडमली आ रहा है, और अभी सिर्फ आपने करना ही रैंडमली और अपने अकाउंट को वार्म अप करना है। कमेंट हिस्ट्री हिस्ट्री है, सर्च हिस्ट्री, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करते जाएंगे कि भाई ये आपने एक्टिविटीज़ की हैं, ठीक है? आपको ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। समझ ले कि एसईओ मस्ट है। हर अकाउंट की वॉच हिस्ट्री का पता होगा भाई क्या मैंने देखा, मैंने इंटरेस्ट कैसे बनाया, इसके ऊपर क्या चीज़ें मैंने इसके ऊपर की हैं, किन वीडियोस को मैंने सर्च किया, किन वीडियोस को मैंने देखा है, ताकि आपको आइडिया हो कि क्या आप अपने थ्रू आउट उसकी फॉर यू फीड बना पा रहे हो या आप अपने होम पेज को ट्रेन कर पा रहे हो। अगर ये चीज़ नहीं होती तो फिर आपको फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, ठीक है? फिर आप आ जाओगे प्राइवेसी में आने के बाद अकाउंट को कभी भी आपने प्राइवेट नहीं करना। जब आप अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लेते हो तो आपके अकाउंट की मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाती है, आपका अकाउंट मोनेटाइज नहीं होता, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे नीचे आगे हमारे पास 2 ऑप्शंस। पहले नंबर पे लिखा हुआ है सजेस्ट योर अकाउंट टू अदर्स, इसको हमने इनेबल रखना है। अब इनेबल हमने कब रखना है? जब हमारे मोबाइल में यूएसए के कॉन्टैक्ट्स हों। अब वो कॉन्टैक्ट्स हम क्या कर सकते हैं, हम रैंडमली साइट्स पे जाके अपने मोबाइल के अंदर, या आप एक जो है चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ी-सी चीज़ स्पैमिंग के अंदर आ जाएगी। आपकी व्हाट्सएप जो है वो इस पे थोड़ा हो सकती है, व्हाट्सएप बैन हो सकती है। जब ये प्रॉब्लम नहीं थी तब ये चीज़ बड़े अच्छे से काम करती थी। वो चीज़ क्या थी, हमने क्या करना होता था, हम ग्रुप्स जॉइन कर लेते थे यूएसए के रैंडमली। उनमें जो भी यूएसए के नंबर्स थे वो सारे के सारे नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिए। फिर हमने इस चीज़ को इनेबल कर दिया। जब हमने इस चीज़ को इनेबल करना है तो उसने ऑटोमेटिकली हमारे जो है कॉन्टैक्ट से नंबर उठाने हैं और उनको हमारा अकाउंट सजेस्ट करना शुरू कर देना, जो लोग जिन नंबर्स के ऊपर टिकटॉक बनी होगी यूएसए में, या जो लोग हैं हमने अपने मोबाइल के अंदर उनके नंबर सेव किए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपके मोबाइल में आपके दोस्तों के नंबर हैं, आप इसको इनेबल करोगे, आपके मोबाइल के अंदर वो सारे के सारे नंबर है, टिकटॉक उसको एक्सेस करेगी, आपके दोस्तों को वो अकाउंट शो होगा या विजिबल होगा कि भाई ये एक अकाउंट है, फॉलो करो, ठीक। जब पाकिस्तानी होगा तो ऑडियंस मूव ऑन होना शुरू हो जाएगी, मिक्स होगी, पाकिस्तानी ऑडियंस आ जाएगी, फिर हमें प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से हम इसको डिसेबल करेंगे तब तक जब तक हम अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स, ये एक्स्ट्रा चीज़ें करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो ना करो। इसके बारे में मुझसे ना पूछिएगा क्योंकि मैं अब इस चीज़ को नहीं करता, ठीक। क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर प्रॉब्लम्स आ। फिर इसके बाद फेसबुक फ्रेंड्स हैं। अगर आपके पास यूएसए की कोई आईडी है, जैसे कि जो लोग फेसबुक पे काम करते रहे हैं, इस ग्रुप में अगर कोई है तो उनको पता होगा कि भाई मार्केट से यूएसए की आईडीज़ मिल जाती हैं, और उनके ऊपर उन्होंने 5-5 6-6 हज़ार यूएसए के फॉलोअर बनाए होते हैं, फ्रेंड्स बनाए होते हैं। तो जो आपके फ्रेंड्स होंगे फेसबुक के ऊपर, अगर वो सारे यूएसए के हैं तो उनको सुजेस्ट होगा, तो उससे आपके अकाउंट बूस्ट मिलेगा। समझ लें कि 6,000 वहाँ के यूज़र है जिनको वो आपका अकाउंट विजिबल हो रहा है, ठीक है? जो लोग टिकटॉक पे आते हैं या चलाते हैं उनको विजिबल हुआ, उन्होंने जो है आपके अकाउंट को फॉलो करना शुरू कर दिया, रीच इससे मैक्सिमाइज़ हो जाती है हमारे अकाउंट की, ठीक है? ये चीज़ हम कब इनेबल कर सकते हैं, जब हमारे इसी फ़ोन के अंदर मैं कहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे फेसबुक प्ले स्टोर से डाउनलोड करूँगा और मेरे पास यूएसए की आईडी होगी। आप ये नहीं कर सकते कि प्रॉक्सी वाला मोबाइल है, प्रॉक्सी कनेक्ट है, चलो हम यूएसए की आईडी बना लेते हैं, वो अगले दिन ही सस्पेंड कर देंगे। ये इस तरह से नहीं बनती, इनको कोई तरीकाकार है, ट्रिक्स है, उसके थ्रू वो बनाते हैं। मार्केट से बाय करना हो तो बाय कर सकते हैं जिन्होंने करनी, अदरवाइज़ नहीं करनी तो कोई मसला नहीं, हम दोनों फीचर्स को डिसेबल कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हम जो है फॉर यू फीड ही अपनी ऐसी बना लेंगे कि हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? ये चीज़ की आपने। फिर इसके बाद आपने कमेंट्स पे क्लिक करना है, ठीक है? सम टाइम क्या होता है, हमने जब ये कमेंट केयर मोड को डिसेबल किया होता है तो हमारे कमेंट्स में सम टाइम लोग अब्यूज़ वर्डिंग्स यूज़ कर रहे होते हैं, या कोई ऐसी वर्ड बोल देते हैं, टिकटॉक को लगता है कि भाई हमारी वीडियो के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से लोगों ने जो है ये वर्डिंग बोली और हमारे अकाउंट को वो शैडो बैन करना शुरू हो जाता है। कमेंट केयर मोड ऑन करना, गालियाँ शालियाँ ना दे या कोई ऐसी वर्डिंग, क्योंकि हमने ज़्यादा कन्वर्जेशन वाला कंटेंट यूज़ करना है और हर बंदे ने अपनी अपनी राय देनी है कमेंट। अब वो राय के अंदर कोई इस तरह की अब्यूज़ वर्डिंग होगी तो फिर हमें उसका भुगतना पड़ेगा सम। फ़िल्टर कीवर्ड पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? फ़िल्टर कीवर्ड पे रीसेंट कमेंट विद स्पेसिफिक वर्ड ऑन योर वीडियो विल बी हिडन अनलेस यू अप्रूव्ड इट, ठीक है? जहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल इनेबल किया, इनेबल करने के बाद कुछ ऐसे कमेंट्स हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड कर देते हैं। कुछ भी हम कहते हैं कि भाई ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, FUCK मैं वैसे फुल तो नहीं लिख रहा, लेकिन ये क्या आइडिया हो गया होगा, इस तरह की वर्डिंग है। कमेंट में कोई बोलता तो वो कमेंट इन रिव्यू में चला जाएगा। आप जब तक उसको अप्रूव नहीं करोगे तब तक वो आपकी वीडियोज़ के ऊपर कमेंट विज़िबल ही नहीं होगा।
इसको लाज़मी आपने इनेबल कर लेना, कुछ इस तरह की वर्डिंग्स आपने लाज़मी ऐड कर लेनी है। वो मुझसे ना पूछेगा कि मोहसिन भाई कौन-सी गालियाँ जो हम गालियाँ भी मैंने ही बतानी है। अच्छा जी, ये हमने सेटिंग्स लाज़मी तौर पे करनी है, फिर इसके बाद हमने डाउनलोड जो है इसको ऑफ कर देना है। क्योंकि अगर हमारे अकाउंट्स वायरल होते हैं तो लोग क्या करेंगे, हमारी ही वीडियोज़ को वो डाउनलोड करके री-अपलोड करना शुरू कर देते हैं और हमें फिर उसका भुगतना पड़ता है, हमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। इसको इस वजह से हमने डिसेबल ही रखना है। ये हमने एक्टिविटीज़ या ये हमने सेटिंग्स करनी है अपने अकाउंट्स की, ठीक है? वो हमने डिस्कस किया जो कि हमारा था पॉइंट नंबर 5, अवॉइड मिस्टेक्स। वो मैंने बता दी कि क्या-क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं आपसे या कैसे-कैसे मिस्टेक्स हो सकती हैं आपसे, हमने कर ली। फिर इसके बाद लास्ट पे हमारे पास एक पॉइंट आ गया, मॉनिटर अकाउंट हेल्थ एंड रिस्पॉन्स टू टिकटॉक वार्निंग जो भी है प्रॉम्प्टली, ठीक है? अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने अपने अकाउंट की जो है हेल्थ को मॉनिटर करना होता है। अब वो कैसे मॉनिटर करना है, ये चीज़ टिकटॉक अब जब सबसे ऊपर ही ले आया, ठीक है? अब जब भी अपने अकाउंट पे क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास इस तरह से आ गया, ऊपर ही लिखा हुआ आ जाएगा अकाउंट चेक, ठीक है? ये लिखा हुआ आ रहा है अकाउंट चेक। आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो है रेंडर होना शुरू हो जाएगा या ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देगा कि क्या आपकी किसी वीडियो के ऊपर नॉट एलिजिबल फॉर यू फीड तो नहीं है, या आपके अकाउंट ने कोई वायलेशन तो नहीं किया है, या आपका अकाउंट शैडो बैन तो नहीं है, ठीक है? ये स्कैनिंग करना शुरू हो गया, लॉगिन होके, पोस्ट होके, कमेंट होके, फ़िल्टर प्रोफाइल होके, सारी चीज़ होके अकाउंट इज़ गुड स्टैंडर्ड, ठीक है? मतलब ये कि मेरा अकाउंट बिल्कुल ओके है। इस चीज़ को आपने वेरीफ़ाई किया करना है जब आप अपलोडिंग्स किया करेंगे अपने अकाउंट के ऊपर। आपने अपने अकाउंट की सिक्योरिटी चेकअप किया करनी, समझ लें कि डॉक्टर बन जाना आपने अपने अकाउंट का। आपको पता हो कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। मेरी किसी वीडियो के ऊपर वायलेशंस नहीं आनी चाहिए, कोई वीडियो पे वायलेशन आती है, मैंने उसकी अपील करनी है, अप्रूव नहीं होती, प्राइवेट कैसे करनी है, क्या उसका सॉल्यूशन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये हमारे अकाउंट का सिक्योरिटी चेकअप होगा जो कि मस्ट है, जो कि हमने करना होता है। अब इसका आउटकम जो करना है आप सब ने, स्टूडेंट सेटअप अ फुल सिक्योर्ड रेडी मोनेटाइजेशन रेडी टिकटॉक अकाउंट सेफली। ये आपने जो है अपना टिकटॉक का अकाउंट बना लेना है सेफली, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, इन सारी वर्किंग्स को ध्यान में रखते हुए, कौन कौन से मेथड्स हैं जो हमने यूज़ करने। फिर से मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे ये 6 पॉइंट्स थे जिनको हमने इन डेप्थ डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 1 क्या था? हमने एलिजिबिलिटी चेक की और फर्दर जो पॉलिसीज़ थी टिकटॉक के उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, लाज़मी से ध्यान में रखना, नोट डाउन कर लो या ज़हनों में बिठा लो कि इन चीज़ों के ऊपर हमने काम नहीं करना है। ऐसी कोई चीज़ आए या ऐसी कोई वीडियो आए, ना हमने वो देखनी है, ना हमने वो लाइक करनी है, ना हमने उसके ऊपर कमेंट रिएक्शन देना है। समटाइम क्या होता है कि हम रैंडमली वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसमें इस तरह की आ जाती है वीडियोज़, तो ये है कि उससे हमारी फॉर यू फीड वैसी बनना शुरू हो जाती है, तो फिर ये कि हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, जो मैंने आपको ऊपर बताई, जो मिस्टेक्स यूजुअली लोग करते हैं। फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस इन द टिकटॉक ऐप, कि कौन-कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम टिकटॉक के अकाउंट्स बना सकते हैं। प्रॉक्सी क्या है, वीपीएन क्या है, एलडी क्लाउड क्या है, टिकटॉक मोड क्या है, आरडीपी क्या है। अब इनमें से रिकमेंडेड कौन से हैं? सारे के सारे रिकमेंडेड है। वन प्रोज मैंने बता दिए हैं कि प्रॉक्सी पे काम करने का क्या फ़ायदा, वीपीएन किस तरह से वर्क करेगा, कैसे काम करना है, एलडी क्लाउड क्या चीज़ है, कैसे वर्क करती है, टिकटॉक मोड क्या चीज़ है, कैसे काम कर सकते हैं, आरडीपी क्या चीज़ है। मैं इन सब मेथड्स के ऊपर काम करवा चुका हूँ और करवा रहा हूँ। सिर्फ 2 मेथड्स मैं यूज़ नहीं करवा रहा हूँ। पहले नंबर पे आरडीपी, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा करती, कभी मैंने करवाया था, मेरी वो पर मंथ की 40-40, 50-50 हज़ार रुपए आरडीपीज़ के ऊपर ही जाते थे, तो मेरी समझ में आई। तो फिर उसका अल्टरनेट हमारे पास आया था प्रॉक्सी, जो कि डेडिकेटली कोई इशू नहीं करती थी। एलडी क्लाउड भी मैंने यूज़ नहीं किया, मेरा कोई ऐसा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है उसके ऊपर स्पीड स्लो होने की वजह से। वीपीएन भी रिकमेंडेड है, मैंने वीपीएन के ऊपर भी काम करा और स्टिल मेरे ऑफिस में वीपीएन के ऊपर भी काम हो रहा है, पीसी में भी हो रहा है, मोबाइल में भी हो रहा है, ठीक है। टिकटॉक मोड पे भी काम हो रहा है अनटिल जब तक अकाउंट्स के व्यूज़ पूरे नहीं हो रहे। हम जब मोड भी यूज़ करवा रहे हैं, इन 3 मेथड्स को मैं यूज़ करवा रहा हूँ। मेथड्स तो होना, बहुत मेथड्स हैं टिकटॉक पे काम करने के लिए, जो जहाँ पे जिस तरह से यूज़ कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कि भाई यही मेथड मेरे लिए ठीक है। बाकी ये चीज़ें जो मैंने अपना 5 साल का एक्सपीरियंस बनाया हुआ, मैंने वहाँ पे ये चीज़ है, ऐसे करोगे तो ये होगा, वीपीएन पे करोगे तो ये होगा, वीपीएन पे कैसे कैसे करना, पीसी में वीपीएन लगाना तो कैसे करना, वो चीज़ें। अब आपने अपना वो पूरा एक नोट बनाना है, जो कि कल आपको प्रीवियसली जो आपका टास्क मिला हुआ था उसके अंदर फिर रोड मैप बनाना, वो 1 दिन का टास्क का, और डेली बेसिस का आप अपना थोड़ा-थोड़ा उसमें इंक्लूड करते जाओगे कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने अब अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाना है तो कैसे जाना है, क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ रह गई है हमारी, कि हमने वी में कैसे करना है, आईफ़ोन के अंदर कैसे, भूल गया था मैं।
अच्छा जी, आईफ़ोन का मैं आपको समझाता हूँ कि आईफ़ोन का क्या तरीकाकार होगा। स्क्रीन मैं आपको शेयर करता हूँ। स्क्रीन आईफ़ोन की नहीं शेयर होगी, मैं कैमरा के थ्रू जो है आईफ़ोन के थ्रू आप ये आ गया हमारे पास, आईफ़ोन की स्क्रीन आ गई है। अच्छा, अब ये है आईफ़ोन 6, इस पे जे देखिए मैंने ऊपर जो है वो एक लोकेशन लिखी हुई है, जो भी लोकेशन है, लोकेशन नंबर 3 है, जो भी लड़के ने लिखा हुआ है यूएसए की ये लोकेशन है, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन इसका तरीका अगर मैं आईफ़ोन आ गया आपके पास इस तरह से, इसको रीसेट नहीं मारना आपने, ना ही ये रीसेट होगा। अगर आपने बाईपास फ़ोन बाय किया हुआ तो वो आपको 6,000 रुपये का पड़ेगा। मैं एड्रेस आपको भेज दूँगा ग्रुप के अंदर ही, जिन्होंने बाय करना हो, लाहौर हाल रोड से मिलेगा, वो जाके बाय कर सकते। फिर आपका अगला काम क्या होता है, आप ऐप स्टोर में आते हो, ठीक है? ऐप स्टोर में आने के बाद आपने सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे वीपीएन डाउनलोड करना है। सब शार्क वीपीएन आपका इसके अंदर चलेगा, आईटॉप वीपीएन एक्यूरेटली वर्क नहीं करता है। मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ टेबल पे। अच्छा जी, आपके पास इस तरह से आईफ़ोन आ गया। फिर आप क्या करोगे, सर्च बार पे आके आपने सबशार्क वीपीएन लिख के सर्च करना। अच्छा, अब ये जो सबशार्क वीपीएन आप डाउनलोड करने जाओगे, आपने जब इस पे सर्च करना सबशार्क वीपीएन डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया आपने, आपको बोलेगा कि भई आपके इस डिवाइस के अंदर ये डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि आपका जो एंड इसमें आईओएस वर्ज़न है वो काफ़ी लो है, वो 6 है, 7 है, 8 है, जो भी है, वो बताएगा कि भई इसमें डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। इसका हल क्या है? वो मैं समझाता हूँ। अब आ जाओगे आईफ़ोन की सेटिंग्स में, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैं जो है यहाँ पे आईफ़ोन की सेटिंग्स में गया। सेटिंग्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पे मेरी ये आईडी लगी हुई है, आईक्लाउड लगी हुई है, ठीक है? मोहसिन अली के नाम से। हमने यहाँ पे आईक्लाउड लगा दी। आईक्लाउड लगाने के बाद अगला काम क्या होगा, हमें किसी बड़े आईफ़ोन में फिर ये एक्टिविटी करना पड़ेगी। लेट्स सपोज़ मेरे पास ये दूसरा मेरा आईफ़ोन आ गया, ठीक है? कोई भी हो, 10 है आपके पास, जो भी आईफ़ोन है आपके पास, 11 है, 12 है, एक्स है, कुछ भी है आपके पास, ठीक है? आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर पे आ जाओगे उसके ऐप स्टोर में। ऐप स्टोर में आने के बाद आप जो भी है इसको कर लो, ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे आके आपने सब शार्क वीपीएन पहले डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? सब शार्क वीपीएन हमने डाउनलोड करके इस चीज़ को समझ ले कि लिस्ट कर देना है कि हमारा ये जो सब शार्क वीपीएन है हमारे छोटे आईफ़ोन के ऊपर, जिसका आईओएस वर्ज़न कम है, उस पे भी डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि हमारी आईक्लाउड की आईडी छोटे मोबाइल के अंदर लगी हुई है। बड़े में करेंगे तो हमारी हिस्ट्री वैसे ही बिल्ड हो जाएगी, और छोटे में वो ऑटोमेटिकली हमें फिर वो अलाउ कर देगा कि हाँ भाई अब जो सबशार्क वीपीएन इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे हमें यह सबशार्क वीपीएन नहीं करने देगा जब हम करेंगे इसके ऊपर, ठीक। हमने क्या किया, हमारे पास इस तरह से सब शार्क वीपीएन आ गया। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, गेट वीपीएन के बटन पे क्लिक किया, डाउनलोड हो गया, दैट्स इट। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, अगला काम हमने क्या करना, छोटे फ़ोन की तरफ आ जाना है। इसमें भी एज इट इज़ हमने ऐप स्टोर पे चले जाना, सब शार्क लिख के सर्च करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से आपके पास सब शार्क वीपीएन आ जाएगा। आपने इसको ओपन करना, ओपन करने के बाद उसकी इसकी भी सेम एज इट इज़ वही वाली सेटिंग्स है जो कि मैंने आपको बताई थी। कोई भी एक लोकेशन आपने पिन कर लेनी है। अब इसमें कौन-सी लोकेशन पिन, अब स्क्रीन पता नहीं आपको अच्छे से विज़िबल नज़र आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन बिल्कुल सिंपल सी ना, कोई मसला नहीं है। अब इसमें हमने लोकेशन वो पिन करनी है जो आपने आईफ़ोन के ऊपर, जैसे मेरी ये लिखी हुई है जो भी लोकेशन है, इसी लोकेशन को मैंने अपने आईफ़ोन के अंदर लगाया हुआ है कि भई मेरी जो भी लोकेशन है आईफ़ोन की, वही वाली इसके अंदर रहे। मेरा वीपीएन इसी लोकेशन के ऊपर कनेक्ट हो, ऑटो कनेक्शन ऑन है, किल स्विच ऑन है, वेब क्लियर ऑन है, प्रेफ़रेंसेस के ऊपर भी वही मैंने लोकेशन यहाँ पे ऐड की हुई है कि भाईजान मेरी वही लोकेशन आए, बार-बार लोकेशन मेरी स्विच ना हो। आपने वीपीएन कनेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आप टिकटॉक पे जाओगे, एज़ इट इज़ आप सिंपल टिकटॉक का अकाउंट बनाओ, जैसे मैंने सेटिंग्स बताई हैं, वैसे ही आपने सेटिंग्स कर लेनी है इसकी। कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं फेस कर, आईफ़ोन का ये तरीकाकार है काम करने का। अगर आपके पास छोटा आईफ़ोन है, 6, 7, 8 हज़ार रुपए में आपको इस तरह का मिल जाएगा। डिपेंड ऑन दी स्टोरेज, 64 जीबी ले रहे हो तो रेट कम होगा, 128 जीबी ले रहे हो तो रेट 1000-1500 रुपए थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, ठीक है। सिंपली ये देखें, टर्म एंड सर्विसेज आ रहा है, मतलब यूएसए के सारी चीज़ें हैं। हम कंटिन्यू में गूगल करेंगे, हमारा अकाउंट बन जाएगा, और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आईफ़ोन के अंदर, और ये एज़ इट इज़ ही चलेगा। कुछ चेंज नहीं करना, वीपीएन को छेड़ना ही नहीं है हमने, कनेक्ट रहेगा वो, ना वो बंद होगा ना कुछ होगा। हमने टिकटॉक ओपन की, अपनी जो भी एक्टिविटीज़ करनी वो एज़ इट इज़ हमारी इसके ऊपर एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, ठीक है। ये हमारा आईफ़ोन का सीन सिनेरियो होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये सारे मेथड्स होंगे, ठीक है। एंड्रॉयड मोबाइल में हमारे पास जो है वो एंड्रॉयड आईफ़ोन दोनों के लिए वीपीएन है, और जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें प्रॉक्सी भी कर सकते हैं। आईफ़ोन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ वीपीएन ही है, क्योंकि इसमें प्रॉक्सी नहीं चलती। एक प्रॉक्सी की ऐप थी, कभी चलती थी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम्स कर। फिर इसके बाद लिंक पेमेंट मेथड्स, हमने इसके ऊपर भी डिस्कशन की कि क्या चीज़ है, कैसे किया जाता है। फर्दर प्रैक्टिकल हम करेंगे इसके ऊपर, अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन
क्लास के ऊपर। और इसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन टू मैक्सिमाइज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को कैसे मैक्सिमाइज करना, वो सारी चीज़ें आपको मैंने समझाई, और कैसे वेरीफाई करना कि हमारी सिक्योरिटी मैक्सिमाइज हुई है कि नहीं, वो चीज़ हमने चेकआउट की। अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स लाइक पासवर्ड शेयरिंग एंड वट एवर, जो भी मिस्टेक करते हैं आप वो सारी मैंने हाईलाइट की हैं। मिस्टेक्स आपने अपने पास नोट बना के लिख लेनी है। मोहसिन भाई ने हमें ये मिस्टेक्स बताई थी, हम जब इन फ्यूचर काम करने जाएंगे तो हमने अपने नोट्स को देख के इन एक्टिविटीज़ को नहीं करना। अब मुझे पता है, मैं ये बैच 19th चला रहा हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मेरी वर्डिंग्स को जिन लोगों ने नहीं लिखा हुआ या कहते हैं कि भाई हमने जहन में बिठा लिया है, वो जब काम करने जाते हैं वो वही सारी गलतियाँ दोबारा से रिपीट करते हैं, फिर से दोबारा उनको ये ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। नोट्स बनाना अभी से शुरू कर दें, अपने कंप्यूटर में नोट बना लो। जैसे भी ईज़ी है, जैसे मैं मतलब मेरे डेली के जो भी टास्क है ये न्यू नोट्स के अंदर मैंने लिखे होते हैं कि भाई ये काम करने हैं, डेली के टास्क हैं, ताकि मुझे पता हो कि ये कंप्लीट हो गया, हाँ आउट करो, अगला टास्क इस तरह से जो है सारा सीन सिनेरियो आपने क्रिएट करना है। नोट्स आपने अपने डेली बेसिस पे बनाया करने हैं। आज जैसे इजी हो आपके लिए, मोबाइल में बना लो, ठीक है, मोबाइल के नोट पैड में बना लो, पीसी में बना लो, या वैसे नोट पैड पे बना लो किसी जगह पे। आप बार बार उसको देखो ताकि अभी से आपकी बेस बनना शुरू हो जाए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी मैं बता रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि भाई हवा में काम हो जाएंगे सारे, वो फिर बाद में देखते हैं कि भाई हमने ये मिस्टेक्स कर दी हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट था हमारे पास, मॉनिटर अकाउंट हेल्थ एंड रिस्पॉन्ड टू द टिकटॉक वार्निंग प्रॉम्प्टली। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की कि कैसे हम अपने अकाउंट की हेल्थ को मॉनिटर करेंगे। अब आपके नेक्स्ट टास्क जो होंगे वो आपकी शीट आपको ग्रुप के अंदर मैं दूंगा, उस शीट के अकॉर्डिंग आपने आगे वर्किंग्स किया करनी है, ठीक है। ये आपकी सारी सीन सिनेरियोज होंगे। 2 घंटे की हमारी ये क्लास थी, क्लास हमारी यहाँ वाइंड अप होती है। ये तो 2 घंटे की क्लास थी, आगे हमारी कंटेंट क्रिएशन की जब क्लासेस हैं तो ये बहुत लंबी क्लासेस हमारी, बाकी अल्लाह खैर करे। क्लास हम अपनी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। अगर कमेंट सेक्शन ऑन कर लूँ, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई क्या रिव्यूज़ हैं आपकी तरफ से। हाँ जी, मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चीज़ें क्लियर हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, बहुत अच्छी बात है कि सबको क्लियर है। अब जो है नेक्स्ट टास्क मैं कल आपकी शीट में ऐड कर दूँ इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। इनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो फ़िलहाल तो आप अपने ग्रुप में क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो स्पोर्ट नंबर पे ड्रॉप कर दें। रात के 1:30 बज रहे हैं, स्पोर्ट टीम फ़िलहाल सोई हुई है, ठीक है। सुबह इंशाल्लाह 10 बजे आपको आपके क्वेश्चन आंसर मिले, और रिकॉर्डिंग रात रात में इंशाल्लाह आपको, ठीक है। बाकी ख्याल रखिएगा सभी अपना। मीटिंग हम अपनी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।